हाँ जी, ये करते हैं स्टार्ट। आज कंप्लीट एग्रीकल्चर का वन शॉट लेके आया हूँ। पूरी एग्रीकल्चर रिवीजन करके दे रहा हूँ तुम्हें, पूरा एग्रीकल्चर का एक एक टॉपिक, जिसमें से मेरे को लगा कि यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, वो टॉपिक मैंने उठा लिया और सब कुछ कवर करवाया इस लेक्चर में। तो तुम्हारे लिए ये कंप्लीट एग्रीकल्चर वन शॉट आ रहा है। हिसार एचयू हमारा जो बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम है, उसके लिए एक शॉट में पूरा रिवीजन कर लेते हैं आज एग्रीकल्चर को। किस तरीके से रिवाइज कर रहे हैं, टेबल फॉर्म में लाया हूं पूरे लेक्चर को। मैंने जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक लगे वो सारे उठा लिए, हर चैप्टर का उठा लिया और यहाँ पे लगा दिया एक जगह पे। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है कंप्लीट एग्रीकल्चर वन शॉट है। कंप्लीट एग्रीकल्चर वन शॉट होने वाला है। ये बीएससी एग्रीकल्चर हिसार 6 ईयर प्रोग्राम के लिए है। बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की फर्स्ट स्लाइड। यहां पे पूछा क्या गया है, देखना जरा। यहां बताया गया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से किस किस गैसेस की वजह, कौन कौन सी गैसेस ग्लोबल वार्मिंग में पार्टिसिपेट करती हैं। सब 4 गैसें हैं, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक मीथेन, एक क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, सीएफसी मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन और N2O। 4 गैसों का मेन रोल है सर ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, किसी को ये ना पता हो तो जो पोल्यूशन फैला रही है ना, और उसकी वजह से ग्लोबल वार्म हो रहा है, जो हमारा जो अर्थ है ग्लोब वो पूरा वार्म हो रहा है गैसेस की वजह से। उसका कंट्रीब्यूशन किसका है, देखिए कंट्रीब्यूशन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें 60% कंट्रीब्यूशन देती है, मीथेन CH4 मीथेन 20%, क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% और N2O 6%। ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी 12th क्लास का डाटा उठाया मैंने, एनसीईआरटी से देखा। और बहुत सी जगह ये क्या करते हैं, इसको 10 लिख देते हैं, इसको 5 लिख देते हैं, थोड़ा बहुत कम कर रखा, पर ये एग्जैक्ट डाटा उठा के लाए, इसमें कोई गलती नहीं है। पहले तो ये सुन लें, 60% CO2, 20% मीथेन का रोल है, CFC का कितना है 14% और N2O का 6%। ये ही डाटा याद करना है और कंफ्यूज ना हो कोई भी डाटा देख के, ठीक है। इंडिया का शेयर कितना है सर वर्ल्ड में, इंडिया का शेयर ये तो था पहला। ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन सी गैस का कितना % कंट्रीब्यूशन है, मीथेन का कितना है सर 20, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का 14, CO2 का 60, N2O का 6%, ठीक है सर। टोटल जियोग्राफिकल एरिया इंडिया कितना कवर करता है वर्ल्ड में, टोटल जियोग्राफी एरिया, लैंड एरिया कितना, अर्थ के हिस्से में, अर्थ का कितना हिस्सा भारत के हिस्से में आता है 2.4%, याद भाई। पॉपुलेशन की बात करें, पॉपुलेशन का कितना कंट्रीब्यूशन, इंडिया अकेला सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कैरी करता है 17.5%। लाइव स्टॉक की बात की जाए, लाइव स्टॉक का मतलब होता है वहां पशुधन, कितने पशु हैं, सबसे ज्यादा है 15%। इंडिया फर्स्ट रैंक है इसमें और इसमें तो दोनों में, ठीक है। पॉपुलेशन में फर्स्ट रैंक पे है और लाइव स्टॉक में फर्स्ट रैंक पे। फॉरेस्ट में बहुत ही कम है, इंडिया में 1.5% एरिया ओनली कवर करते हैं फॉरेस्ट। वाटर रिसोर्सेज भी कम है, कितना 4%। तो याद हो जाए टोटल जियोग्राफिकल एरिया, याद हो गया सर मेरे को 2.4% ही लैंड एरिया अर्थ का हिस्सा हमारे इंडिया में क्या हिस्से में आता है सर। पॉपुलेशन हमारी बहुत ज्यादा 17.5% कंट्रीब्यूशन तो हमारे अकेले इंडिया का है। लाइव स्टॉक में भी हमारा कंट्रीब्यूशन 15% अकेले इंडिया का इतने वर्ल्ड में देशों में। और फॉरेस्ट में हमारा थोड़ा सा कम कंट्रीब्यूशन है सर 1.5% और वाटर रिसोर्सेज में 4% कंट्रीब्यूशन इंडिया की तरफ से जा रहा है वर्ल्ड वाइड। तो यहां तक इस टेबल को 2 पॉइंट तुमने कवर किए, एक तो ग्लोबल वार्मिंग वाला और एक इंडिया का शेयर। यहां तक कोई डाउट है, नहीं है। तो नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ जाते हैं भाई। नेक्स्ट स्लाइड में क्या क्या बातें बताई गई है देखिए जरा। सबसे पहले तो बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लॉगिंग। प्लॉगिंग का मतलब क्या होता है सर, जो मिट्टी होती है ना उसके अंदर कितनी डेप्थ तक हम हल को चला सकते हैं, उसके बेस पे प्लॉगिंग का क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। और इसमें 3 टाइप बनाए गए। कौन कौन से 3 टाइप है देखना भैया रे। 3 टाइप है। पहला टाइप है शैलो। शैलो मतलब होता है कम गहराई, कम सेंटीमीटर तक, 5 से 6 सेंटीमीटर जिसकी डेप्थ हो ना, 5 से 6 सेंटीमीटर तक हल चले तो वो कहलाता है शैलो डेप्थ। और एक होती है मीडियम डेप्थ सर, उसका मतलब होता है 15 से 20 सेंटीमीटर डेप्थ तक जाना। डेप्थ 3 सेंटीमीटर में माप रखी है। और डीप का मतलब होता है 25 से 30 सेंटीमीटर तक प्लॉगिंग की जाए, हल चलाया जाए, टिलेज किया जाए। समझ में आया भाई। शैलो का मतलब होता है सर बहुत ही कम मतलब कितना 5 से 6 सेंटीमीटर तक ही डीपली जाएगा मिट्टी को खोदते हुए। और 6 से ज्यादा मतलब 15 से 20 सेंटीमीटर तक जाए तो मीडियम बोला जाएगा उसको प्लॉगिंग। और डीप प्लॉगिंग किसे कहा जाएगा, 25 से 30 सेंटीमीटर या इससे भी डीप चला जाए तो उसको डीप प्लॉगिंग बोला जाता है। बताओ इसमें कोई डाउट है। 3rd पॉइंट क्लियर। 4th पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं। लॉस इन अ क्रॉप ड्यू टू पेस्ट। पेस्ट की वजह से फसलों में होने वाला नुकसान।
पेस्ट की वजह से फसलों में होने वाला नुकसान। देखिए सर, वीड खरपतवार की वजह से 33% लॉस। कितना परसेंट? 33%। डिजीज जो लगती है बीमारियां उनसे 26% लॉस। इंसेक्ट की वजह से 20% लॉस। स्टोरेज की वजह से जो हम स्टोर भंडारण करते हैं उसमें कुछ नमी वगैरह वगैरह रहने की वजह से जो होता है 7%। रोडेंट्स मतलब चूहों की वजह से सर, चूहों की वजह से होने वाला 6% लॉस होता है। अदर एक्टिविटीज से 8% लॉस। तो सारे लॉसेज याद करें सर। खरपतवार की वजह से फसल में होने वाला लॉस है सर 33%, डिजीज की वजह से 26%, इंसेक्ट की वजह से 20%, स्टोरेज की वजह से 7%, चूहों की वजह से 6% और अदर एक्टिविटीज की वजह से 8% लॉस होता है हमारी खेती में, पैदावार में, क्रॉप के। किन किन वजह से? वीड का सबसे ज्यादा है, ये याद रखेंगे। और सबसे वीड वाला ही सबसे ज्यादा पूछा जाता है, वीड की वजह से कितना लॉस होता है, ये स्टार लगा दिया मैंने। ठीक है, अब आगे, अब लॉसेज को कवर करने के लिए लॉसेज अलग अलग फसल की वजह से कितना कितना लॉस होता है, अलग अलग फसलों का लॉस देख लीजिए भाई। राइस में सर जो वीड है ना, वीड खरपतवारों की वजह से, अकेली खरपतवारों की वजह से, वीड की वजह से राइस में कितना लॉस होता है? लगभग 33% एवरेज, वो जो बोल रहा था उसी के बीच में आ गया। 30 to 35 तो 33% एवरेज आ गया। वीट में भी 15 से 30% के करीब लॉस होता है खरपतवारों की वजह से। दालें हैं, मेज है, सोरगम है, ऑयल सीड है, इनमें सभी में सर 18 से 85% तक लॉस हो सकता है, ध्यान ना दिया जाए तो। शुगर केन के अंदर जो लॉस है वो 38.8% है। कॉटन के अंदर सर 47.5, कॉटन के अंदर 47.5% है। शुगर बीट के अंदर 48.4% है। शुगर बीट के अंदर कितना है? 48.4%। याद हो रहा है सभी को? बहुत बढ़िया। ओनियन में कितना है? 90.7, मतलब लगभग सारा ही लॉस। हाँ, ओनियन में अगर ध्यान ना दिया जाए ना खरपतवारों पे, बीट पे, तो सारा ही लॉस हो जाता है, लगभग सारे को नुकसान कर देती। शुगर बीट में 48.7, कॉटन में 47.8, शुगर केन में ये पूछा गया क्वेश्चन है 38.8, ये आया हुआ क्वेश्चन है हमारे एग्जाम में। ठीक है, ऐसे ही वीट का 15 से 30% लॉस, राइस से 30 से 35% लॉस, ये याद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट, तो ये याद हो रही है सारी टेबल, एक एक करके सारी याद करवा दूंगा, हर पॉइंट कवर कर लूंगा हर चैप्टर का, कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, देखते जाओ। देखिए जरा नेक्स्ट। तो अब इरिगेशन एफिशिएंसी सर, इरिगेशन सर बहुत प्रकार का होता है। ड्रिप इरिगेशन, सर्ज इरिगेशन, फरो इरिगेशन, स्प्रिंकलर मतलब फुहारे की हेल्प से, सरफेस इरिगेशन, सब सरफेस भी होता है सर, बहुत प्रकार के होते हैं। तो उनमें से जो मेन इरिगेशन है उनकी एफिशिएंसी मतलब वाटर का ज्यादा यूज कौन बेटर कर सकता है, तो ड्रिप इरिगेशन माना जाता है ना, जो ड्रिप इरिगेशन ये सबसे बेस्ट माना जाता है भाई। ड्रिप इरिगेशन को सबसे बेस्टेस्ट माना जाता है। ड्रिप इरिगेशन है वो पहले नंबर पे आता है और सबसे ज्यादा एफिशिएंसी है, 90 से 95% एफिशिएंसी सबसे ज्यादा। दूसरे नंबर पे आता है सर्ज इरिगेशन। सर्ज इरिगेशन की एफिशिएंसी दूसरे नंबर पे है 85 से 90% एफिशिएंसी। फिर आता है फरो। फरो इरिगेशन में 60 से 80% एफिशिएंसी अच्छी है सर, जबकि स्प्रिंकलर की 50 से 70% ही है एफिशिएंसी। सरफेस इरिगेशन जो होता है उसकी 50 से 60% ही एफिशिएंसी होती है। तो तुम्हारे एग्जाम में जो आया हुआ क्वेश्चन है इसमें से वो ये है, ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी कितनी होती है, क्या सबसे ज्यादा होती है, कम होती है। तो ऐसे ऑप्शन बना दिए और पूछा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द मैक्सिमम वाटर इरिगेशन एफिशिएंसी, तो किसकी है? ड्रिप इरिगेशन की सबसे ज्यादा होती है। अब एक और ऑप्शन यहाँ देखो, एक वाटर सेविंग के बारे में मैंने पूछा है, ये तुम्हारे लिए छोड़ दिए मैंने खाली। वाटर सेविंग में देखो मैंने यहाँ पे खाली छोड़ रखा है, यहाँ खाली छोड़ रखा और यहाँ खाली छोड़ रखा। मेरे पास दो ही डाटा थे, मैंने कवर कर लिया। अब तुम्हें मेरे को बताने, मैसेज करके जो सबसे पहले बताएगा मैं समझ जाऊंगा उसने पूरा चैप्टर पढ़ा भी है। देख रहा वाटर सेविंग, जो ड्रिप इरिगेशन सबसे ज्यादा वाटर सेव करता है वो 60 से 70% वाटर को सेव कर लेता है, और जो दूसरा स्प्रिंकलर है वो 30 से 50% वाटर को सेव करता है। अब बाकी तुम्हें बताना सर्ज इरिगेशन, फरो इरिगेशन और सरफेस इरिगेशन में कितना कितना वाटर को सेव किया जाता है। जो बताएगा मैं समझ जाऊंगा उसने मेरा लेक्चर पूरा पढ़ा है, और उसका कोई भी क्वेश्चन एग्रीकल्चर का गलत भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। देखिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आ गया वेट ऑफ वन बेल। बेल का मतलब होता है जो ढेर इकट्ठा करके कट्ठर बनाया जाता है ना, किसी भी, जैसे जूट का, कपास का, सिल्क का, किसी का भी, मेस्टा का, तो उसका वेट कितना होता है, ये याद करने लायक चीजें हैं। ये मेजरमेंट वाले चैप्टर में एक जूल वेट होता है, एक जूट का वेट होता है 180 केजी सर। सिल्क का बेल होता है उसका 60 केजी होता है। कॉटन के बेल का 170 केजी होता है। मिस्टा बेल 180 से 181 भी हो सकता है सर। सिल्क बेल इंडिया के अंदर बात करें तो 50 केजी का ही होता है, ये याद रख लेंगे। एक जूट का बेल है
बेल है उसका 180 kg वेट होता है, सिल्क बेल की 60 होता है जनरली, पर इंडिया में 50 है। कॉटन बेल 170 kg का होता है, मिस्टा 180 और 181 हो सकता है। सही है भाई। अब सोइल में ये सबसे इंपॉर्टेंट आता है। नेक्स्ट डाटा सोइल का डाटा, ऑर्गेनिक मैटर कितना मिलता है सोइल के अंदर 45% सर, वाटर कितना परसेंट 25%, एयर कितना परसेंट 25%, एयर और वाटर बराबर बराबर सर, ऑर्गेनिक मैटर कितना परसेंट 5%। एक बात बताता हूं मस्त से तुम्हें यहाँ जो याद रखनी है, देखो जो ऑर्गेनिक मैटर है 45% और ऑर्गेनिक मिनरल मैटर 45% और ऑर्गेनिक मैटर 5%, ये दोनों सॉलिड पार्ट है, 45% वाला और 5% वाला, इन दोनों को मिला दे तो कितना परसेंट हो गया बताओ 50% हो गया सर। और एयर का जो हिस्सा है, मान लो वाटर वहां से लॉस हो जाए तो उसकी जगह कौन ऑक्यूपाई करेगी एयर, तो 25 और 25 जोड़ दें तो ये भी कितना हो जाएगा 50। तो रेशियो क्या आएगा सॉलिड और एयर का रेशियो मिट्टी के अंदर हमेशा कितना मिलता है 1:1। ये याद रखने लायक बात है, सोइल के अंदर सॉलिड पार्ट और एयर पार्ट का जो रेशियो है वो हमेशा 1:1 ही मिलेगा ओवरऑल। ठीक है भाई। मिनरल उसमें 45% होते हैं, वाटर और एयर 25% और ऑर्गेनिक मैटर 5% होता है। ऑर्गेनिक मैटर और मिनरल जो है मिनरल मैटर है वो दोनों मिलके सॉलिड पार्ट बनाते हैं 45 + 5 50%, और यहाँ वाटर और एयर मिलके बनते हैं 50, ये दोनों 50 मिलते हैं, दोनों 50 होते हैं, तो दोनों का रेशियो 50-50 हो जाता है। तुम कहोगे एयर में 50 क्यों लिख दिया सर, वो तो वाटर है। अगर वाटर को वहां से हटा दिया जाए तो वाटर की जगह को कौन ऑक्यूपाई करेगी एयर ही करेगी, इसलिए यहाँ लिखा है। ठीक है भाई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूं। नेक्स्ट स्लाइड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते रहो क्वेश्चन आएंगे यहां से। रफ कर दूं एक बार इसको फिर बताता हूं। यहाँ पे क्या बताया गया है, मॉइस्चर की क्लासेस बताई गई है एक तो, फिर एक पीएच पे क्वेश्चन है, एक वेदर के सिस्टम पे है और सैलिनिटी के ऊपर भी क्वेश्चन बनाए गए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है सैलिनिटी वाला, यहाँ से क्वेश्चन बहुत आ रहे हैं भाई, तो देखना स्टार्ट कर रहा हूं। सबसे पहले मॉइस्चर की क्लासेस दी गई है, रेंज बताई गई कितनी कितनी टेंशन है एटमॉस्फेरिक में, ये याद रखना तुम्हें मॉइस्चर की। ये ना सोइल के अंदर से प्लांट जो पानी को खींचता है ना उसके लिए सारे डिफाइन किए गए हैं चीजें। पहले तो पता हो गई है क्या, जो पढ़ रहे हैं हम वो है क्या चीज, तो वो जो भी वाटर को पानी को खींच सकता है ना प्लांट, उस पर बनाया गया डाटा है। क्या क्या देखना, सबसे पहले वाटर वेपर का जो रेंज होती है टेंशन की वो 0.001 एटीएम होती है। जो ग्रेविटेशनल वाटर होता है जो नीचे चला जाता है वो 0 से 0.3 होता है, 0 से 0.3 एटीएम तक का प्रेशर लगता है उसको खींचने के लिए। फील्ड की कैपेसिटी होती है 0.3 से 0.3 ही होती है, 0.3 से ये नहीं होता 31 नहीं होता। ठीक है, ठीक है। और कैपिलरी जो होती है, कैपिलरी कैसे की जो वाटर होता है 0.3 से 31 एटीएम तक का प्रेशर चाहिए इसको खींचने के लिए। पर जो विल्टिंग पॉइंट होता है खींचने की पौधे की जो ताकत होती है वो 15 एटीएम से ज्यादा नहीं होती। विल्टिंग पॉइंट 15 एटीएम से ऊपर हो गया प्रेशर तो विल्टिंग पॉइंट आ जाएगा। हाइग्रोस्कोपिक कोफिशिएंट 31 एटमॉस्फेरिक पे आता है, और ऑन ड्राई सॉइल होती है उसमें 10,000 एटमॉस्फेरिक का प्रेशर चाहिए होता है प्लांट को खींचने के लिए। ठीक है, तो ये वो प्रेशर है, टेंशन है जो प्लांट को खींचने के लिए चाहिए। प्लांट 15 एटीएम तक, तो 15 एटीएम से नीचे तक का, 15 एटीएम से नीचे का तो प्लांट के कामयाब है, और इससे ऊपर जो प्रेशर है वो प्लांट उसको कभी भी उस वाटर को खींच नहीं सकता। ये टेबल याद रखनी है तुम्हें। ठीक है, अब ये सबको पता है। ये देख लो पहले, एसिड क्या होता है जिसकी पीएच 7 से कम हो सर, बेस जिसकी पीएच 7 से ज्यादा हो, न्यूट्रल जिसकी 7 हो। ये तो सबको पता है ना, पीएच एसिड की 7 से कम होती है। 5 पीएच वाला क्या है एसिड है, 6 वाला एसिड है, 3 वाला एसिड है, 8 वाला क्या है बेस है सर, वो 7 से ज्यादा हो गया। 7 वाला क्या है न्यूट्रल, याद हो जाएगा 7 से कम एसिड, 7 से ज्यादा बेस, और 7 पे ही हो तो न्यूट्रल। ठीक है भाई। वेदर फोरकास्टिंग भी बता देता हूं तुम्हें। वेदर फोरकास्टिंग में शॉर्ट रेंज होता है, 3 डेज के अंदर जो मैसेज को पहुंचा दे, 3 डेज से कम के अंदर पहुंचा दे तो शॉर्ट रेंज वेदर का फोरकास्ट माना जाता है। मीडियम रेंज होता है 3 से 10 दिन के अंदर भी कर दे तो उसको क्या कहते हैं मीडियम रेंज। और लॉन्ग रेंज 10 दिन के बाद भी उसको वेदर फोरकास्ट 10 दिन के बाद तक का मौसम बता दे, 10 दिन के बाद का, 3 दिन या 3 दिन से नीचे तक का मौसम बताए तो वो शॉर्ट रेंज वेदर फोरकास्ट है, और 3 से 10 दिन के बाद तक का बता दे वो मीडियम रेंज वेदर फोरकास्ट है। और लॉन्ग रेंज होता है जो 10 दिन के बाद की भी मौसम की जानकारी दे दे उसको कहते हैं लॉन्ग रेंज वेदर फोरकास्टर। ठीक है भाई। अब आगे पैरामीटर्स इंपॉर्टेंट, ये सोइल की सैलिनिटी मापने के लिए है भाई। सोइल की सैलिनिटी मापने के सारे डाटा दिए गए हैं और यहां से क्वेश्चन आता है बहुत ज्यादा। एक तो पीएच देखी जाएगी सोइल की, एक इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी देखी जाएगी, और एक ईएसपी मतलब एक्सचेंजेबल सोडियम
परसेंटेज, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज की तरह उसका। ये जो इसने मेरे पूरे लेक्चर लगा रखे हैं उनको पता है ये शॉर्ट में क्या बोला जा रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होती है, एक्सचेंजेबल सोडियम पोटेंशियल परसेंटेज क्या होती है, सब पता है। पीएच सैलाइन सॉइल उसकी 0, देखो पहले तो पीएच को देखने के लिए सर डाटा है 8.5 से ऊपर या नीचे देखा जाएगा, ईसी को हमेशा 4 से ऊपर या नीचे देखा जाएगा, और ईएसपी को हमेशा 15 से ऊपर या नीचे। पहले तो ऑप्शन में यही देख लेना। ईसी की बात है तो 4 मिलना चाहिए, ईएसपी तो 15 मिलना चाहिए, और पीएच है तो 8.5 मिलना चाहिए। कैसी भी सॉइल की बात चल रही है, वहां प्रॉब्लमेटिक सॉइल होती है, जो खराब सॉइल होती है उनकी बात चलती है, या तो सैलाइन या अल्कली सॉइल या सैलाइन अल्कली सॉइल। अब तुम्हें ऐसी बात बताता हूँ, पीएच है ना सैलाइन सॉइल की 8.5 से कम है, बाकी चाहे अल्कली हो चाहे सैलाइन अल्कली हो। अल्कली वर्ड आ गया मतलब बेस, और बेस की पीएच तो ज्यादा होती है, तो 8.5 से ज्यादा मिलेगी सर। हो गया अल्कली वर्ड जिसमें भी आ गया उसकी पीएच 8.5 से ज्यादा मिलेगी। बिल्कुल बढ़िया। याद सबको। ऐसे ईएसपी का डाटा बिल्कुल सेम, सोडियम का जो पोटेंशियल होता है वो भी बिल्कुल सेम कॉपी कर दो, उसमें बस 15 के लिए यही चीज याद करनी, 15 के लिए ईएसपी होता है पीएच की तरह ही, सैलाइन सॉइल का तो कम होता है, उन दोनों का ज्यादा होता है सर। उसमें तो 8.5 से ज्यादा या कम था, यहाँ 15 से कम या ज्यादा है। तो देखना ईएसपी है वो 15 से कम है सैलाइन में, और 15 से ज्यादा है इन दोनों में। याद हो गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सैलाइन सॉइल होती है उसकी कंडक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। सैलाइन वर्ड जहां भी आ जाए ना उसकी कंडक्टिविटी ज्यादा मिलेगी, और जहां अल्कली आ जाए वहां पीएच ज्यादा मिलेगी। सैलाइन वर्ड आ गया तो 4 से ज्यादा मिलेगी। सैलाइन देखो इसमें आ गया सर, सैलाइन इसमें आ गया, तो दोनों में ज्यादा मिलेगी, यहाँ भी ज्यादा यहाँ भी ज्यादा, और जिसमें सैलाइन नहीं आया उसमें कम। सैलाइन मतलब नमक साल्ट, तो इसकी कंडक्टिविटी सोल्ट की क्या होती है, ज्यादा करंट पास करेगा, ज्यादा आयन होंगे, ज्यादा करंट पास होगा। तो सैलाइन वर्ड जहां भी वहां कंडक्टिविटी ज्यादा, और जहां पे अल्कली मतलब बेस की पीएच ज्यादा होती है तो पीएच ज्यादा, अल्कली आ गया वहां। और ईएसपी बिल्कुल पीएच की तरह ही चलता है, पर 15 का रेशियो चलता है, पीएच में 8.5 का चलता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी में 4 का चलता है। ये ध्यान रहेगा क्वेश्चन करते वक्त। तो 4 किस में देखना है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, 8.5 की से कम या ज्यादा किस में देखना, पीएच में, 15 से कम या ज्यादा किस में देखना, ईएसपी में। और इस पे क्वेश्चन प्रैक्टिस भी मैंने करवा रखे हैं, जो लेक्चर जिसने लगाए उसको पता है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या बताया गया, ऑर्डर ऑफ सॉइल। सॉइल के ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये बहुत ज्यादा आते हैं क्वेश्चन। सॉइल के ऑर्डर होते हैं, देखो इंसेप्टिसोल, एंटीसोल, एल्फीसोल, वर्टीसोल, अल्टीसोल, एरिडोसोल, बहुत सारे 12 ऑर्डर होते हैं भाई। कितने ऑर्डर होते हैं, ऑर्डर टोटल सर 12 होते हैं। उनमें से जो इंपॉर्टेंट सॉइल है उनके ऑर्डर यहाँ बताए गए हैं। जो सॉइल एलुवियल सॉइल है सबसे ज्यादा मिलने वाली, जो कि यूपी में, उत्तर प्रदेश और गंगा के मैदानों में मिलती है, उसमें इंसेप्टिसोल तो पहले नंबर पे सर, दूसरे नंबर पे एंटीसोल, और तीसरा एल्फीसोल भी मिलता है। ब्लैक सॉइल में वर्टीसोल नाम का ऑर्डर होता है, सिर्फ वर्टीसोल, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र गुजरात में होती है। काली मिट्टी ब्लैक सॉइल में कपास सबसे ज्यादा अच्छे से होती है, वर्टीसोल उसका ऑर्डर होता है। रेगुर सॉइल भी उसको बोला जाता है, रेगुर मतलब कपास होता है। महाराष्ट्र सबसे लीडिंग स्टेट है कपास के लिए, क्योंकि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा काली मिट्टी मिलती है, दूसरे नंबर पे गुजरात। रेड जो है, रेड सॉइल है वो एल्फीसोल ऑर्डर की होती है। लेटराइट है वो अल्टीसोल की होती है, और डेजर्ट सॉइल होती है वो एरिडोसोल की होती है। ये 1 2 3 4 5 क्या लिख रखे हैं सर, मतलब सबसे ज्यादा मिलने वाला ऑर्डर इंसेप्टिसोल है, दूसरा एंटीसोल है, तीसरा एल्फीसोल है, चौथा वर्टीसोल है, और 5वें नंबर पे एरिडोसोल, और 6ठे नंबर पे अल्टीसोल है। याद हो गया भाई सभी को। तो ब्लैक सॉइल में कौन सा मिलता है सर, वर्टीसोल, रेड में एल्फीसोल, लेटराइट में अल्टीसोल, और एरिडोसोल एरिड रीजन में डेजर्ट होते हैं तो एरिडोसोल, और इंसेप्टिसोल किसमें, एलोइल में सबसे ज्यादा मिलने वाला ऑर्डर। याद। अब सॉइल अकॉर्डिंग टू स्टेट, कौन से स्टेट में, जलोढ़ मिट्टी एलुवियल सॉइल यूपी में मिलती है, गंगा के मैदानों में। ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र और गुजरात, अभी बात की थी। ये कॉटन के लिए बेस्ट मानी जाती है, ये ब्लैक सॉइल है, किसके लिए बेस्ट मानी जाती है भाई, कॉटन सबसे अच्छी होती है सर इसमें, कॉटन। रेड सॉइल है इसमें, ये तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मिलती है। लेटराइट है कर्नाटका और केरला में देखने को मिलती है। डेजर्ट तो राजस्थान में ही है हमारे, डेजर्ट सॉइल कहाँ मिलेगी, राजस्थान में। लेटराइट कर्नाटका केरला में सर, लेटराइट के कर्नाटका केरला। और रेड है वो, रेड में टमाटर होते हैं तो टी से टमाटर, टी से रेड, तमिलनाडु, ठीक है सर। ब्लैक होगी महाराष्ट्र, काली मिट्टी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र गुजरात में मिलती है। एलुवियल यूपी में मिलती है सबसे ज्यादा, क्योंकि गंगा के मैदानों में बह के आने वाली मिट्टी एलुवियल सॉइल है। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और बातें करते हैं। याद हो रहा है सभी को, सारे चार्ट तुम्हारे लिए तैयार करके लाया हूं आज, बहुत सारा कुछ मटेरियल। तो नेक्स्ट देख लीजिए, बात कर लेते हैं अब। हाँ, किसकी, जो सोइल है हमने एलुवियल पढ़ी,
ब्लैक सॉइल पड़ी, रेड लेटराइट, डेजर्ट या पेटी मार्सी सॉइल है, इनके अंदर कौन कौन सी चीजें सबसे ज्यादा होती हैं, तो इन पे चर्चाएं कर लेते हैं। ये रफ किया, ये स्टार्ट किया। तो एलुवियल सॉइल है ना, इसके अंदर सबसे ज्यादा एक तो चावल, गेहूं, लगभग सारी फसलें, मैज, गन्ना, तंबाकू, कॉटन, जूट, ऑयल सीड, मैक्सिमम सारी, मोस्टली क्योंकि ये सबसे ज्यादा उपजाऊ क्षमता रखने वाली मिट्टी मानी जाती है एलुवियल सॉइल। दूसरी बात करते हैं ब्लैक सॉइल की। कौन सी सॉइल की बात करते हैं? ब्लैक सॉइल सर, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में एक ही फसल है, कॉटन, और ये महाराष्ट्र और गुजरात, याद रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं रेड में बात कर लेते हैं। रेड में तो सबसे ज्यादा सर ग्राउंड नट या क्रॉप कल्टीवेशन होता है, ग्राउंड नट का कल्टीवेशन सबसे ज्यादा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है ग्राउंड नट मूंगफली कहाँ होती है? रेड मिट्टी में सबसे ज्यादा होती है। या फिर प्लांटेशन क्रॉप मिलेगी, जैसे चाय होगी, जूट हो गया, पल्जीज होगी, माल्ट्स होगी, बनाना, पपाया, मैंगो, कोकोनट, केशो, कोकोआ, ये होते हैं भाई, ठीक है। लेटराइट होती है, लेटराइट भी थोड़ी सी रेडिश कलर की ही मिट्टी होती है लेटराइट। एसिड लविंग क्रॉप्स जैसे प्लांटेशन क्रॉप हो गए, फ्रूट हो गए, पाइनएप्पल, एवोकाडो, रबर, पियर, स्पाइसेस, मसाले आदि लेटराइट सॉइल में सबसे ज्यादा होते हैं। डेजर्ट सॉइल की बात करें, डेजर्ट सॉइल, जो डेजर्ट सॉइल होती है उसमें बाजरा, मसाले आदि होते हैं सबसे ज्यादा। अब मार्सी जो दलदली क्षेत्र की है उसमें तो सिर्फ एक ही फसल हो सकती है सर, चावल ही चावल, और कोई हो ही नहीं सकता। एनारोबिक कंडीशन में राइस है, राइस क्रॉपिंग सिस्टम मिलता है। जहां मार्सी एरिया है, दलदली क्षेत्र, ये कहां मिलती है सर? वेस्ट बंगाल के एरिया में, या फिर थोड़े बहुत हमें कहां मिलेंगे ये बताओ? केरला के जंगलों में, वेस्ट बंगाल और केरला के कुछ जंगलों में मार्सी पेटी सॉइल मिलती है, जहां राइस ही उगाया जाता है और कुछ उगता ही नहीं। डेजर्ट में बाजरा, स्पाइसेस वगैरह वगैरह हो गए, माइल्स होगी, मूंग हो गया, ये डेजर्ट में होते हैं सर। लेटराइट में एसिड लविंग क्रॉप, प्लांटेशन क्रॉप। मूंगफली के लिए पूछा गया है, रेड सॉइल होती है। कपास के लिए पूछा जाए, ब्लैक सॉइल होती है। मोस्टली सबके लिए पूछा जाए तो एलुवियल सॉइल होती है। याद हो गया भाई सभी को? बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का कंसंट्रेशन रेशियो की बातें कर लेते हैं। अलग अलग फसलों में कितना कितना होना चाहिए और कितना कितना होता है, उस पर चर्चाएं। और फर्टिलाइजर की एफिशिएंसी कितनी कितनी होती है, सारे चैप्टर ले आए हम, सारे अलग अलग चैप्टर के सारे चार्ट तुम्हें यहाँ मिल जाएंगे एक साथ। तो करते हैं बातें। तो सबसे पहले जो बात की जा रही है वो है क्रॉप्स में एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का रेशियो देखा जाएगा। सीरियल क्रॉप्स, अनाजों में नाइट्रोजन 4 होती है, 4:2:1 का रेशियो रखा जाता है, 4:1, 421 नंबर होता है। सीरियल्स का कितना नंबर होता है? 421, याद रख लेंगे। पल्जीज, दालों का नंबर होता है 121 या फिर 122, 121 या 122 नंबर दिया जाता है किसको? दालों को। एनपीके, नपाक, याद रखें, नपक, ठीक है, याद रखिएगा रेशियो। ऑयल सीडेड क्रॉप का रेशियो होता है 321 सर, 321 है, वहां 421 था, यहाँ 321। देखो पहले 421 सीरियल्स में, पल्जीज में 121, ऑयल क्रॉप्स में 321, 421, 121, 321, ठीक है, याद रह जाएगा। फाइबर क्रॉप्स होती हैं, उनके अंदर फोल्डर होता है 214 नंबर, याद रखा जाएगा। नाइट्रोजन 2 रेज टू फास्फोरस 1 रेज टू पोटेशियम 4। रूट क्रॉप होती है, उनके अंदर 211 नंबर, याद रखेंगे। याद हो जाएगा भाई सभी को? ये रेशियो ऐसे याद रखना, नंबर याद रख लेना, किसका कितना नंबर है, कौन सी ग्रुप का। सीरियल्स का 421 नंबर है, पल्जीज का 121 है, 122 है, ऑयल सीड का 321 है, 214 किसका था सर? फोल्डर क्रॉप का, 211 रूट क्रॉप का था, याद रखें। एनपी के सीक्वेंस में याद रखेंगे, सबसे पहले नाइट्रोजन था, फिर फास्फोरस, फिर पोटेशियम, कभी इनको आगे पीछे कर दो गलत हो जाएंगे। फर्टिलाइजर एफिशिएंसी, जो नाइट्रोजन के फर्टिलाइजर होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं, उनकी एफिशिएंसी वैसे तो 30 to 35% होती है, पर उनको फर्टिगेशन क्या होता है सर? फर्टिगेशन मतलब पानी लगाते वक्त उसके साथ अगर उर्वरक को मिला के लगाया जाए ना, तो उसको फर्टिगेशन कहते हैं। फर्टिगेशन के दौरान उसकी एफिशिएंसी 3 गुना हो जाती है, लगभग 95% हो जाती है। देखो, और नाइट्रोजन की एफिशिएंसी 30 से 35 होती है सॉइल के अंदर, पर वो बढ़ के 95 हो जाती है फर्टिगेशन के दौरान। फोस्फोरस की 20 होती है सर, और बढ़ के वो 45 हो जाती है, डबल के करीब हो जाती है। और पोटेशियम की भी लगभग डबल होने को लग जाती है, 80% हो जाती है 50 से। अरे समझ में आया? फर्टिगेशन में जो एफिशिएंसी होती है किसी भी फर्टिलाइजर का, जो अपना रोल होता है, वो ज्यादा बढ़ जाता है। जो इतनी उसको ताकत लगानी चाहिए उससे ज्यादा लगाता है वो। समझ में आया भी? एफिशिएंसी बढ़ जाती है। आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई डाउट है तो बोले, सही चल रहा है। नाइट्रोजन कंटेंट इन डिफरेंट फर्टिलाइजर, अलग अलग फर्टिलाइजर में नाइट्रोजन का कंटेंट याद करेंगे, और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन आया हुआ है, जहां से क्वेश्चन आया हुआ वहीं से डाटा उठाया, और तो कहीं से मैंने उठाया नहीं, बेवजह का। तो देखते रहे।
सोडियम नाइट्रेट होता है, इसमें नाइट्रोजन 16% होता है, नाइट्रेट की फॉर्म में, NO3 की फॉर्म में होता है। पोटेशियम नाइट्रेट में 12.5 से 13.5% नाइट्रोजन कंटेंट है नाइट्रेट की फॉर्म में। अमोनियम में अमोनिया की फॉर्म में मिलेगा। अमोनियम सल्फेट में ये पूछा गया क्वेश्चन था, 20 से 20.6% होता है, अमोनियम आयन की फॉर्म में मिलता है। अमोनियम क्लोराइड में 26% होता है अमोनियम की फॉर्म में। अमोनियम नाइट्रेट में 33% अमोनिया की फॉर्म में। अमोनियम सल्फेट में 25.6% होता है। नाइट्रेट और अमोनियम, देखो अमोनियम और नाइट्रेट दोनों की फॉर्म में। यूरिया में अमाइड की फॉर्म में मिलता है 46%। ये याद रखेंगे, ये पूछा जाएगा शायद इस साल आएगा तो एग्जाम में, ये ही आएगा मेरे अकॉर्डिंग। यूरिया में नाइट्रोजन कंटेंट 46% होता है, अमाइड की फॉर्म में होता है। कैल्शियम साइनाइड के अंदर 20.6 होता है, बिल्कुल सेम अमोनियम सल्फेट की तरह, और अमाइड की फॉर्म में मिलता है। ड्राइड ब्लड होता है, जो सूखा ब्लड होता है, पशुओं को जहाँ काटा जाता है वहां से ब्लड को क्रैप करके जो फर्टिलाइजर के रूप में यूज करते हैं, उसकी बात कर रहा है ड्राइड ब्लड। उसमें 3 से 4%, तो 14% क्या होता है नाइट्रोजन कंटेंट, वो प्रोटीन की फॉर्म में होता है। जो ग्राउंड नट केक होते हैं उन्हें से तेल निकालने के बाद जो बचता है उसमें 8% नाइट्रोजन कंटेंट होता है प्रोटीन की फॉर्म में। मील के अंदर जो 9 से 11% प्रोटीन होता है, और ग्वेनो जो बीट होती है ना पक्षियों की, उनके अंदर 10% होता है। ऑर्गेनिक जो बतख या चिड़ी हम मुर्गे पालते हैं उनकी जो खाद बनाई जाती है उसके अंदर भी नाइट्रोजन का कंटेंट 10% होता है, वो भी प्रोटीन है, ऑर्गेनिक प्रोटीन है। ये सारी की सारी प्रोटीन होती है ऑर्गेनिक ही होती है। ठीक है भाई, याद हो गया। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं फिर लिख देता हूँ, इंपॉर्टेंट टेबल है, याद करके जाएंगे नाइट्रोजन का कंटेंट किसमें कितना था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया है, न्यूट्रिएंट्स दिए गए हैं। इंपॉर्टेंट टेबल भाई, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टेबल, 1 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं पूरी की पूरी। देखो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 17 होते हैं सर, कौन कौन से? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, कॉपर, क्लोरीन, बोरॉन, जिंक और निकेल। ये 17 होते हैं सर, 17 याद हो गए। मैक्रो इनमें से 9 होते हैं, 9 में से भी 3 तो बेसिक होते हैं, ये तो होंगे ही होंगे। ये 6 को ही मैक्रो बोला जाता है, मेनली इन 6 को मैक्रो बोला जाता है, पर इनमें ये 6 में 3 भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ, इनको 9 बोलता हूँ। ठीक है, तो CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नापाक NPK और मांगे कैसे सब, ये CAMG, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये 6 हो गए। इनमें से जो शुरुआत के यहां तक देखना, यहां तक ये इतने शुरुआती 9 है, ये क्या है मैक्रो, और जो पीछे के 8 बच गए ये क्या है माइक्रो, जिनको मात्रा कम मात्रा में जरूरत पड़ती है किसी प्लांट को, ज्यादा में जरूरत पड़े 10 मिलीमोल पर केजी से ज्यादा जरूरत पड़े तो मैक्रो, 10 मिलीमोल पर केजी से कम जरूरत पड़े तो वो माइक्रो। माइक्रो 8 होते हैं, जो ये बच गए ना आयरन, मैग्नीशियम, ये सारे ये जितने भी बच गए, ये 8 क्या होते हैं माइक्रो। बेसिक जो सब में मिलने चाहिए CHO कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। प्राइमरी इनमें से इनको कहा जाता है, इन 3 को प्राइमरी बोला जाता है, इन 3 को सेकेंडरी बोला जाता है, और इन 3 को बेसिक बोला जाता है। ये तो बेसिक है शुरुआत वाले 3, ठीक है, ये प्राइमरी है और ये सेकेंडरी है, यही बताया गया। देखो बेसिक पहले 3 है, प्राइमरी नेक्स्ट 3 है NPK, और नेक्स्ट 3 उससे भी आगे CAMG। तो जो बेसिक है, प्राइमरी और सेकेंडरी है, ये मैक्रो में से बनाए गए हैं। बेनिफिशियल होते हैं इनके भी अलावा, 17 के अलावा कुछ और भी हैं जो कृषि नेचर के होते हैं। कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन, सोडियम, कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन और सोडियम। ठीक है, वेनेडियम को मोलिब्डेनम की जगह रिप्लेस किया जा सकता है, वैसे तो किसी को रिप्लेस नहीं करते, पर मोलिब्डेनम की जगह हम किसको यूज कर सकते हैं, वेनेडियम को कर सकते हैं। फंक्शनल न्यूट्रिएंट टोटल कितने हो गए, देखो सर 17 तो आपने बताया था एसेंशियल, प्लस में 4 बेनिफिशियल हो गए, तो ओवरऑल फंक्शनल 21 हो गए। कितने हो गए 21 टोटल हो गए जो फंक्शनल हैं। याद हो गए, एसेंशियल से 17, मैक्रो में से 9 शुरुआत के, फिर 8 बच गए वो माइक्रो, और मैक्रो वालों में से भी बेसिक 3 पहले CHO, प्राइमरी फिर NPK, सेकेंडरी फिर कैल्शियम, मांगे, सल्फर। ठीक है, और बेनिफिशियल 4 अलग से, कोबाल्ट, वेनेडियम, सिलिकॉन, सोडियम बताया, और टोटल फंक्शनल हो गए 21। याद हो गया भाई ये चार्ट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ये याद इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आते हैं भाई। बायो फर्टिलाइजर्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट छोटा सा चार्ट है और क्वेश्चन आता ही आता है। देखिए सर, इस साल आने वाला क्वेश्चन भी बता देता हूं तुम्हें, ये आएगा, ये आंसर होगा क्वेश्चन का, राइजोबियम इस साल आएगा, ये फिक्स है, कल देख लेना एग्जाम में। बायो फर्टिलाइजर N2 फिक्सर होते हैं। फ्री लिविंग का एग्जांपल याद कर लो, एजेटोबैक्टर। एसोसिएटेड का एग्जांपल याद कर लो, एजोस्पाइरलम। सिम्बायोटिक विद नोड्यूल का तो याद कर लो, नोड्यूल मतलब दालों की जड़ों में मिलने वाला राइजोबियम बैक्टीरिया, और विदाउट नोड्यूल वाला एनाबिना एजोला याद कर लो। एजोला एक फर्न है
जो राइस में लगती है, और एनाबीना एक बीज ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, वो भी राइस में मिलती है। एनाबीना तो बीजीए नाम की ब्लू ग्रीन एल्गी है जो राइस में, और जो लाइक फर्न है जो राइस में मिलती है। और नोडुलेटेड में मतलब दालों वाले प्लांट में लेग्यूमिनस में राइजोबियम बैक्टीरिया मिलता है। फ्री लिविंग का एग्जांपल एजिटोबैक्टर, और एसोसिएटेड का एजोस्पेरिलम और सिम्बायोटिक के सारे याद। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, इतना सा छोटा सा चार्ट और यहाँ से एक क्वेश्चन मैंने बता दिया, राइजोबियम लेग्यूमिनस प्लांट की जड़ों में मिलता है। अब कुछ जीवों की क्या लाइफ स्पान मतलब जन्म से लेके मरने तक का समय, कितने समय तक जीते हैं। जैसे ह्यूमन की बात कर लेते हैं, ह्यूमन की लाइफ स्पान कभी 100 ईयर हुआ करती थी, 100 ईयर हुआ करती थी। आज के टाइम ये एवरेज लगभग 65 ईयर ही बची है, या 60 या 65 बची है आज का जो अभी फिलहाल हम अडल्ट होंगे तो 60 या 65 हमारी कंप्लीट एज लाइफ स्पान मान ली जाएगी। काऊ की होती है 16 से 20 साल तक काऊ जीती है। बुफेलो थोड़ी ज्यादा सर 20 से 25 साल। शिप 18 साल तक जिंदा रहती है। गोट 15 साल। मंकी 25 साल तक। हॉर्स 20 से 25 साल। डॉग 10 से 15 साल। पिग 6 से 10 साल। डॉल्फिन 20 साल। व्हेल 40 साल। कैमल भी 40 साल। पिंजन होता है वो 10 साल तक सर। फ्रॉग 5 से 15 साल। और पैरट, ये थोड़ा सा अजीब बात है, कौन सी पैरट वाली, स्टार लगा लें, 60 ईयर तक जीता है। बनाना ट्री 25। राइस होता है वो 3 से 4 मंथ तक ही सर। क्रोकोडाइल 60 से 70 साल। टर्टोइज सबसे ज्यादा देखने को मिलता है जीवों में, 150 ईयर 150 ईयर। बेनियन ट्री 200 से 300 ईयर। बटरफ्लाई 1 से 2 सप्ताह तक जीता रहती है। पीपल का जो ट्री होता है वो 1500 से 2000 साल तक जिंदा रह सकता है। ठीक है। मॉस्किटो होता है वो फ्यू डेज से लेके कुछ वीक तक भी जिंदा रह सकते हैं। वो अलग अलग स्पीसीज अलग अलग तरह से जिंदा रहती है, वो अलग बात है। ठीक है भाई, ह्यूमन का भी बता दिया हमने। और ऐसे ये सारी लाइफ स्पान याद कर लेना, कौन कितने समय तक लगभग जिंदा रहता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट टोटोइज का था, और एक पैरट का था, एक बेनियन ट्री का था, और टोटोइज बेनियन ट्री। ठीक है। राइस का याद कर ले। ठीक, ये ज्यादा पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। उसमें क्या है देखिए जरा, गैस्ट्रेशन पीरियड, ये इंपॉर्टेंट है भाई। गैस्ट्रेशन पीरियड सबका याद कर लेंगे, किसका कितना। गैस्ट्रेशन पीरियड होता क्या है, जो तुम्हारी माँ ने तुम्हें 9 महीने तक पेट के अंदर गर्भ के अंदर रखा ना, वो उसका गैस्ट्रेशन पीरियड कहलाता है। 9 मंथ का होता है मन में, जैसे गाय में भी 9 मंथ का होता है। पर भैंसों की बात करें वो 10 महीने का होता है। घोड़ी की बात करें तो वो लगभग 11-12 महीने तक भी चला जाता है। कैमल की बात करें तो वो लगभग 13 मंथ का होता है। ऐसे अलग अलग समय आता है सब में। और एलिफेंट की बात करूं तो 22 महीने का आता है, लगभग 2 साल का। बहुत ज्यादा पेट को में गर्भ में ही रखते हैं बच्चे को बहुत लंबे समय तक। क्या वो एलिफेंट। काऊ का होता है सर 283 दिन, 9 महीने और प्लस में 9 दिन और जोड़ लो लगभग। बफेलो का 310 दिन होता है, 10 महीने प्लस 10 दिन और जोड़ लो। शिप की बात करें तो 145 दिन होता है सर, 5 मंथ हो गए सीधे ही। 150 तो प्लस माइनस 5 और जुड़ लो, 45 से 145 भी 155 भी जा सकता है। गोट में 150 से 155 सर, 5 मंथ प्लस माइनस 5। ठीक है। बिच होती है जो कुतिया होती है उसमें 62 दिन का होता है, 2 मंथ प्लस 2 डेज। शोविंग मतलब जो सुअर होता है 114 दिन का, ये याद रखें 3 मंथ प्लस 3 वीक प्लस 3 डेज, 114 दिन हो गए। मियर घोड़ी जो होती है उसका 314 दिन का होता है। 314 दिन कैसे हो, 11 मंथ प्लस में 11 डेज होते हैं। कैमल होता है 390 दिन का, 1 साल में 1 मंथ और जोड़ दिया जाता है, 390 दिन का। रैबिट होता है उसका 32 से 35 दिन का होता है। कैट का 56 से 64 दिन का ही होता है। एलिफेंट का सबसे ज्यादा होता है 22 मंथ का, 660 दिन का गैस्ट्रेशन पीरियड देखने को एलिफेंट में मिलता है। हमें मेनली 283 और 310 ये तो याद रखना है। गौ का, बफेलो का, शिप का, गोट का, शुरुआत के 4 तो याद रखें ही। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। सीड रेट सबसे ज्यादा जरूरी है। कितना किसी भी बीज को हमने खेत में 1 एकड़ में कितना डालूं कि वो पूरे में उगाया जा सके, उसको सीड रेट कहते हैं। अब मैंने जिनकी भी बात करी 25-26 जो अनाज हैं उनके बताए हैं, और उनके साइंटिफिक नेम भी साथ में बताए। ये याद करके जाएंगे, ये टेबल मैंने तुम्हारे लिए दी है। और फिर भी मैं थोड़ा बहुत रिवाइज भी करा देता हूँ साथ साथ, पर ये टेबल पूरा पढ़ के जाए, क्वेश्चन पक्का ठीक होगा तुम्हारा सीड रेट से। राइस है, नाम है ओराइचा सेटिवा। हाइब्रिड है तो वो 10 से 12 केजी पर एकड़ लगेगा। देसी है तो 6 से 7 केजी पर एकड़। मेज मक्का को जिया मे के नाम से जाना जाता है, 6 से 7 केजी पर एकड़ उगाया जाता है। सोरगम ज्वार जिसको कहते हैं, सोरगम बाइकोलर इसका साइंटिफिक नेम है, 20 से 24 केजी पर एकड़ उगाया जाता है। पर्ल माइट्स की बात करें तो पेंसिटम गलेकम इसको कहते हैं, 1.5 किलो से 2 किलो पर एकड़ ये बीज यूज होता है। पीजीओपी की बात करें, सेंजा 6 से 7
किलो पर एकड़ यूज होता है। ब्लैक ग्राम की बात करें तो वो 7 से 8 किलो पर एकड़ यूज होता है। मोठ जिसके हो कहते हैं विग्ना एक्टिनोफोलिया, ये 10 केजी पर एकड़ यूज होता है। ठीक है। ग्राउंड नट की बात करें एरकिस हाइपोजिया, ये तो 32 से 34 केजी पर एकड़ यूज किया जाता है। शीशम इंडिकम की बात करें 2 केजी पर एकड़ यूज होता है। सोयाबीन गैलेक्सिन मैक्स की बात करें तो 30 केजी पर एकड़। अरंडी की बात की जाए रेसिनस कम्युनिस तो 12 से 15 केजी पर एकड़ यूज किया जाता है। यहां तक बताइए किसी को डाउट है। कॉटन गोसिपम स्पीसीज की बात करें अगर वो हाइब्रिड है तो 0.8 केजी पर एकड़, या अगर वो अमेरिकन है तो 6 से 8 केजी पर एकड़। अगर वो देसी है, अगर वो अमेरिकन ना होकर देसी है तो उस पर भी बातें कर लेता हूं, लिख देता हूं। अगर वो अमेरिकन है तो 6 से 8%, बीटी है तो 0.8 मतलब 800 ग्राम में या 500-600 ग्राम में ही काम चल जाता पूरे एकड़ में। अगर बीटी है तो बैसिलस थुरिंजिनेसिस बीटी जीन उसमें इंसर्टेड है तो। अगर नहीं देसी है तो 5 केजी पर एकड़ यूज किया जाता है देसी के केस। अमेरिकन हो तो 6 से 8 केजी। ये कॉटन की बातें होंगी सर। अब आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। और सबके सीड रेट दे रखे, सबके दे रखे जितनी फसलें तुम्हारे सिलेबस में, सबके सीड रेट यहाँ है, याद करते चलेंगे। जूट का कोरकोरस ओलिटोरिस कहा जाता है, 6 से 8 केजी पर एकड़ यूज होता है। काउपी जो होता है उसका 16 से 20 केजी पर एकड़। इनके साइंटिफिक नेम पढ़ लेंगे भाई। कैस्टर बीन होती है राजमा 16 केजी पर एकड़। वीट ट्राइटिकम एस्टिवम 40 केजी। बार्ले हर्डियम वल्गरे 30 से 36 केजी। 1 मन होता है वीट या ये दोनों बार्ले भी। चिकपी होता है सिसर आर्टिनियम, ये भी 15 से 18 केजी पर एकड़ देसी, और 36 केजी पर एकड़ काबुली मतलब बड़े वाला चना 36 केजी, डबल हो जाता है इसका, लगभग डबल 2 टाइम्स। ठीक है। लेंटिकल मतलब मसूर की दाल की बात करें तो 12 से 15 केजी पर एकड़ यूज होती है। फील्ड पी मटर की बात करें वाइसम सेटिवम तो 30 से 40 केजी। फ्रेंच बीन्स जो राजमा कहते हैं उसको 40 से 48 केजी पर एकड़। मस्टर्ड की बात करें तो 1.5 से 2 किलो। सनफ्लावर भी 1.5 से 2 किलो यूज होता है। तारा मीरा 5 केजी होता है पूरा यूज। लिंसीड होता है वो 12 से 15 केजी यूज होता है। लिंसीड जिसको अलसी बोलते हैं। कुसुम होता है वो 15 से 20 केजी पर एकड़ यूज किया जाता है। इसके साइंटिफिक नेम भी साथ में दिए हैं मैंने, तो ये भी याद कर लेंगे। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। सुगर केन सेकेरम ऑफिनेरम 15 से 35 से 45 क्विंटल पर एकड़। ये क्विंटल सर इतना ज्यादा? हाँ, ये सीड थोड़ी ना बोया जाता है, वो जो बोरियां होती है पूरी दो सेट की या 3 सेट की, 3 आइड वाली या 2 आइड वाली, वो पूरी बोई जाती है, मिट्टी के अंदर उगाया जाता है उनको। ठीक है। तो इसमें क्विंटल्स में आता है, 35 से 45 क्विंटल पर एकड़ लगता है गन्ना। तंबाकू की बात करें निकोटीना टबेकम तो 1.5 किलो तक 1.5 किलो यूज किया जाएगा लगभग देसी, और 2.5 किलो के करीब यूज किया जाएगा विलायती। ग्रीसम की बात करें ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम 8 से 10 केजी पर एकड़ यूज किया जाता है। ल्यूसिन की बात करें मेडिकांगो सेटिवा 4 से 5 केजी रिच का जिसको कहते हैं। ओट अवीना सेटिवा की बात करें तो सीड रेट 30 से 40 केजी पर एकड़ होता है। बार्ले, ओट और गेहूं वीट बार्ले और ओट का लगभग सेम ही होता है, 40 केजी के करीब होता है इन तीनों का। ठीक है। मिला यहाँ तक कुछ पढ़ने लायक? हाँ, बहुत अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। इनके साइंटिफिक नेम साथ साथ याद करेंगे, सीड रेट सभी के याद कर लें, जितने मैंने लिखे इन्हीं में से आ लेगा कोई ना कोई क्वेश्चन। नेक्स्ट है इंडिया पोजीशन इन वर्ल्ड। ये बहुत आसान है, आसानी से याद कर सकते हो इस चार्ट को तो तुम बहुत ही आसानी से। कैसे करेंगे सर याद? देख याद ही है तुम्हें, पहले ही याद करने की जरूरत ही नहीं। फर्स्ट पोजीशन इंडिया आम पैदा, देखो मैं बताता हूँ, आम, बनाना, जो काजू, कोकोनट, दालों में, चाय में, मसालों में, इरिगेटेड एरिया में, जूट में, मिल्क में, फाइबर में, लाइव स्टॉक में इंडिया पहले नंबर पे। आम पैदा करने में, जूट पैदा करने में, फाइबर पैदा करने में, लाइव स्टॉक में, चाय में, मसालों में, दालों में, कोकोनट में, कैशोनट में, बनाना में, मैंगो में पहले नंबर पे सर। सेकंड पोजीशन की बात करें तो गेहूं हो गया, राइस हो गया, ऑयल सीड हो गए, सरसों होगी, फ्रूट हो गए, वेजिटेबल होगी, शुगर केन हो गया, सिल्क हो गया, इनमें और कॉटन भी सर, इनमें सेकंड नंबर पे आता है इंडिया, और पहले नंबर पे लगभग में चाइना है सर। इनमें लगभग में इनमें चाइना पहले नंबर पे है। वीट में, राइस में, शुगर केन में, सिल्क में, कॉटन में, सब में चाइना फर्स्ट और हम सेकंड नंबर पे है सर। ऑयल सीड में, वेजिटेबल्स में, शुगर केन में, सिल्क में, सब में इंडिया सेकंड नंबर है, चाइना फर्स्ट है। ठीक है सर।
टोबैको की बात करते हैं तो इंडिया का थर्ड पोजीशन है। टोटल सीरियल्स अनाजों में भी इंडिया थर्ड पोजीशन पे। इंप्लीमेंट्स जैसे ट्रैक्टर डिवाइसेस वगैरह वगैरह में भी इंडिया थर्ड पोजीशन लिए हुए है। इंडिया की पोजीशन कैसी है? इंप्लीमेंट्स से ट्रैक्टर वगैरह वगैरह में, सीरियल्स में, टोबैको में, इनमें थर्ड पोजीशन पे। और फोर्थ पोजीशन नेचुरल रबर के केस में इंडिया फोर्थ नंबर पे है। और अगर बात करें तो कॉफी की तो 7th पोजीशन इंडिया की है। और फर्स्ट रैंक जो है कॉफी में फर्स्ट रैंक पे है वो कौन है? ब्राजील। कौन है? ब्राजील। याद रख लो, ब्राजील फर्स्ट रैंक पे सर। कॉटन, सिल्क, शुगर केन, वेजिटेबल, फ्रूट, ऑयल सीड, राइस, व्हीट, इनमें इंडिया सेकंड पोजीशन रखता है। तो याद हो गया भी फर्स्ट पोजीशन किन किन में? सारे एक साथ। सेकंड वाले सारे एक साथ, थर्ड वाले, फोर्थ वाले, 7th वाले सारे याद कर लोगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो याद हो गया यहां तक? कोई डाउट है? नहीं है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट स्लाइड बताती हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री कैसे कैसे एग्रीकल्चर में क्या क्या डेवलपमेंट हुई उनकी बातें कर लेते हैं। तो देखिए हिस्ट्री भी बता देते हैं तुम्हें, क्या दिक्कत है? हिस्ट्री भी बोल दिया जाए सारा कितना है। चलिए भाई, 10,000 बीसी में पहली बार हंटिंग और गैदरिंग इकट्ठा करना सीखा। 8700 बीसी में डोमेस्टिकेशन ऑफ शिप, शिप को, भेड़ को सबसे पहला अगर दूध देने वाला जीव माना जाए तो भेड़ को पालतू बनाया, वैसे पालतू उसने कुत्ते को बनाया सबसे पहले। 7700 बीसी में डोमेस्टिकेशन ऑफ गोट स्टार्ट हुआ। देखो कितना डिफरेंस है। 7500 बीसी के अंदर उसने कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप, व्हीट और बार्ले को उगाना स्टार्ट किया। 6000 बीसी में उसने डोमेस्टिकेशन ऑफ कैटल एंड पिग का किया। 4400 बीसी में उसने कल्टीवेशन ऑफ मैज किया। 3500 बीसी में उसने पोटैटो को कल्टीवेट किया। 3400 में उसने पहली बार व्हील का इन्वेंशन कर दिया, व्हील चक्कर का। और 3000 में उसने ब्रोंज का यूज करना, मेटल बना के टूल बनाने स्टार्ट किए। और 2900 के अंदर प्लो का इन्वेंशन हुआ, हल का। और इरिगेटेड फार्मिंग भी स्टार्ट हुई, इरिगेशन करना। 2700 में ये सबसे इंपॉर्टेंट है सिल्क का, सिल्क मोथ को पैदा किया गया था चाइना में। चाइना ही पहली कंट्री है इसकी, पता है हमें, सेकंड पे इंडिया आता है। 2300 बीसी के अंदर कल्टीवेशन ऑफ चिकपी, पियर, सरसों, कॉटन वगैरह वगैरह को। 2200 ईस्वी में डोमेस्टिकेशन ऑफ फाउल, बफेलो। 1800 के अंदर कल्टीवेशन ऑफ रागी, रागी जिसको पर्ल वाइट्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, आगे अगर बात करें 1800 की तो रागी का कल्टीवेशन किया गया। उसके बाद 1725 में कल्टीवेशन ऑफ सोरगम, ज्वार का किया गया। और 1700 बीसी में उसने घोड़े को काबू करना सीख लिया, टाइमिंग ऑफ द हॉर्स। 1500 बीसी में कल्टीवेशन ऑफ शुगर केन, इरिगेशन बाय वेल्स, कुओं से। और 1400 बीसी में आयरन का यूज, आयरन एफी मतलब आयरन का यूज करना सीख लिया। 15वीं शताब्दी में, 15th सेंचुरी में उसने स्वीट ऑरेंज, सौर ऑरेंज, वाइल्ड ब्रिंजल, पोमीग्रेनेट आदि को कल्टीवेट किया। 16th सेंचुरी, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, पुर्तगीज की इंडिया में इंट्रोड्यूस हुए। बहुत सारी सब्जियां, फ्रूट्स वगैरह वगैरह उन्होंने बहुत सारी चीजें उगा डाली, पुर्तगीज इंडिया में है। इंट्रोडक्शन ऑफ सेवरल क्रॉप इन इंडिया बाय पुर्तगीज, याद रहेगी ये सारी हिस्ट्री, याद रखेंगे भाई सारी की सारी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। तो ये पूरा डाटा तुम्हें मिल रहा है। और देखो इंपॉर्टेंट डेज इन एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में इंपॉर्टेंट दिन कौन कौन से हैं जहां से क्वेश्चन आ सकता है, वो सारे के सारे देख लीजिए सर। 11 मार्च को वाटर रिसोर्स डे, 15 मार्च को वर्ल्ड कंज्यूमर डे, 21 मार्च को वर्ल्ड फॉरेस्ट डे, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरमेंट डे और 1 जुलाई को नेशनल एग्रीकल्चर डे। ये कल परसों मैंने बताया भी है तुम्हें, 1 जुलाई को नेशनल एग्रीकल्चर डे। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे, 16 जून को आईसीआर डे मनाया जाता है। और 16 सितंबर को ओजोन डे, जिनमें मैं ये कर रहा हूं इंपॉर्टेंट है। ओजोन डे से 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड डे मनाया जाता है। 4 दिसंबर को वुमेन इन एग्रीकल्चर डे और 5 दिसंबर को वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है। यहां तक किसी को कोई डाउट है? नहीं है तो आगे बढ़ें। लास्ट बचा जो हमारा है सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि है 23 दिसंबर को नेशनल फार्मर डे मनाया जाता है, जो कि जन्मदिन था चौधरी चरण सिंह का। CCSHAU, जिसमें तुम एडमिशन के लिए पढ़ रहे हो, चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, इन्हीं के नाम पे बनी है। और इन्हीं के बर्थडे के दिन नेशनल फार्मर डे भी मनाया जाता है। और इनका बर्थडे है 23 दिसंबर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इंपॉर्टेंट डेज भी कंप्लीट होते हैं, आगे बढ़ते हैं। खरीफ क्रॉप और रवि क्रॉप्स की बातें कर लेते हैं, ये भी जरूरी है। खरीफ की क्रॉप कौन सी होती है, रवि की कौन सी होती है, ये भी पता होना तुम्हें जरूरी है। क्या पता यहीं से सिंपल क्वेश्चन आए वही गलत हो जाए।
खरीफ की फसल सर वो फसल है जो रेनी बारिश के मौसम में या मानसून के समय में बोई जाती है। इनको बोने का समय था जून और जुलाई सर, जून जुलाई में इनको बोया जाता है और इनकी हार्वेस्टिंग जो होती है, कटिंग होती है सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। जो उगाने का समय है वो रेनी सीजन मानसून का समय जून जुलाई में और कटिंग का समय सितंबर अक्टूबर में इनको काट लिया जाता है। इनको खरीफ की फसलें कहा जाता है। खरीफ की फसलों को रेनी सीजन क्रॉप या मानसून क्रॉप भी कहा जाता है। खरीफ की फसलों में जो सीरियल्स अनाज की बात करें तो सर अनाजों में आते हैं चावल, मेज, सोरगम, बाजरा, ये आते हैं सर। पल्सिस दालों में बात करें तो पिंजन पी हो गया, ग्राम हो गया, ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, मोट होगी। अगर ऑयल की बात करें ऑयल सीड की ग्राउंड नट, सीजम, सोयाबीन, अरंडी होगी सर। फाइबर क्रॉप की बात करें तो कॉटन हो गया, जूट हो गया। और फोरेज जो चारे के लिए यूज होती है सोरगम, ज्वार होगी, काउपी, लोबिया हो गया, क्लस्टर बीन होगी और नाइपियर, ये सारी चीजें होती हैं जो कि घास के रूप में, चारे के रूप में यूज की जाती हैं। अब तुमने ये 18-17 एग्जांपल देखे, 15-16-17 जो भी, ये सारे के सारे जो भी हैं खरीफ की फसलों के हैं। जो सीरियल्स हैं जैसे कि तुमने देखा मेज, राइस, सोरगम, बाजरा, ये सब क्या है खरीफ की फसलें। पल्सिस थी जिसमें तुमने चना और मोट देखा, ये भी किसकी हैं खरीफ की फसलें। ऑयल सीड देखे मूंगफली होगी, सीसम हो गया, सोयाबीन हो गया, अरंडी हो गया, ये सब क्या है खरीफ की फसलें। फाइबर क्रॉप में बात करें तो कॉटन, जूट, ये भी खरीफ की फसल है। सोरगम, ज्वार और ये काउपी, लोबिया, ये भी सब कौन है खरीफ की फसलें। खरीफ की फसलें याद होगी सारी, याद करके जाइए चार्ट खरीफ की फसलें कौन कौन सी है, ठीक है, और कब उगाई जाती है और कब काटी जाती है, सोविंग एंड हार्वेस्टिंग, ठीक है, याद हो गया। अब आगे बढ़े। नेक्स्ट जो चार्ट है वो रवि क्रॉप्स पे बनाया गया है। रवि क्रॉप्स, रवि की जो फसलें हैं उनपे। रवि की फसलों का को विंटर सीजन क्रॉप भी बोला जाता है। ये विंटर में उगाई जाती है भाई, सितंबर अक्टूबर में जाके, अक्टूबर नवंबर में जाके, अक्टूबर नवंबर में सोइंग की जाती है और काटिंग इनकी गर्मियों में मार्च अप्रैल जब स्टार्ट हो रही होती है उस टाइम काटा जाता है। जैसे कि गेहूं तुम्हें याद हो मार्च अप्रैल में कटिंग होती है। सीरियल्स में अगर खरीफ रवि की फसलों की बात करें तो व्हीट है, बार्ले है, ये हो जाएंगे। पल्सिस में बात करें तो चिकपी हो गया, लेंटिकल होगी, फील्ड पी हो गया और फ्रेंच बीन राजमा होगी। फील्ड पी मटर हो गया, लेंटिकल मसूर की दाल होगी, चिकपी चना हो गया, ठीक है भाई। ऑयल सीड की बात करें तो इसमें मस्टर्ड आती है, सनफ्लावर आता है, तारामीर आती है, लिनसीड, अलसी आती है, कुसुम आता है, ठीक है भाई। शुगर क्रॉप की बात करें तो गन्ना, गन्ना भी कौन सी फसल है रवि की। फोरेज क्रॉप की बात करें तो बिरसम और लुसिन और ओट, जई, रिजका और बिरसम किसमें आते हैं फोरेज, खाने जो पशुओं को चलाया जाता है रवि की फसलों में। और कमर्शियल में टोबैको आता है, ये भी एक रवि की फसल है, टोबैको भी याद रखें भाई, ठीक है। इस तरह से ये चार्ट भी होता है कंप्लीट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। देखिए कुछ एरिया दिया गया है और उनकी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहां पे होता है, किस एरिया में सबसे ज्यादा पाई जाती है ये वाली फसल, ऐसा कुछ डाटा दिया गया है यहाँ पे। तो इन पे कुछ चर्चाएं कर लें। देखिए जरा, सबसे पहले बात करते हैं किसकी सर, कॉटन। कॉटन मैंने बता दें काली मिट्टी महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा, सेकंड नंबर गुजरात में, मतलब एरिया वाइज देखे तो महाराष्ट्र में, प्रोडक्शन की दर देखे तो गुजरात की अच्छी है और प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी जगह में ज्यादा पैदा कर रहा है मध्य प्रदेश, एमपी। याद रख लो प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश की है, प्रोडक्शन उत्पाद दे रहा है गुजरात, और एरिया जो सबसे ज्यादा कॉटन का उगाया जा रहा है वो महाराष्ट्र में। शुगर केन की बात करें तो एरिया वाइज उत्तर प्रदेश, यूपी, और प्रोडक्शन में भी यूपी ही है। और अगर प्रोडक्टिविटी की बात करें गन्ने की तो उसमें आएगा तमिलनाडु। क्या आएगा रे, तमिलनाडु, याद रखेंगे, ये नहीं लिखा होता है, मैंने लिख दिया तमिलनाडु आएगा। सोयाबीन में मध्य प्रदेश, एमपी आता है, एमपी ही प्रोडक्शन में, एमपी ही एरिया में, और एचपी हिमाचल प्रदेश आता है प्रोडक्टिविटी में, थोड़े एरिया में ज्यादा पैदा करता है। ज्वार की बात करें तो महाराष्ट्र में प्रोडक्शन एरिया पर मध्य प्रदेश में इसकी प्रोडक्टिविटी। बाजरा की बात करें तो राजस्थान में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन एरिया भी है और तमिलनाडु में इसकी प्रोडक्टिविटी सबसे ज्यादा है। मैच मक्का की बात करें तो कर्नाटका आएगा एरिया में और प्रोडक्शन में, पर तमिलनाडु में इसकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। बार्ले की बात करें तो राजस्थान में ही ज्यादा बोया जाता है दोनों चीजें, और इसकी ये खाली रख देंगे। ग्राम की बात करें चने की तो मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन एरिया और गुजरात में प्रोडक्टिविटी अच्छी है किसकी, चने की, जो कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा एरिया और प्रोडक्शन है, ठीक है जी। अब बात करते हैं पल्सिस दालों की तो मध्य प्रदेश ही आगे है एरिया में और प्रोडक्शन में, पर केरला प्रोडक्टिविटी में ज्यादा है। फूड ग्रेन्स की बात करें तो यूपी एरिया में, यूपी प्रोडक्शन में, पर पंजाब की प्रोडक्टिविटी रेट ज्यादा है। ग्राउंड नट की बात करें तो गुजरात में होते हैं दोनों, प्रोडक्शन भी और एरिया भी गुजरात है, पर जम्मू एंड कश्मीर में प्रोडक्टिविटी अच्छी है मूंगफली की। अरे यहां तक याद हो गया क्या, तो ये चार्ट याद करके जाएंगे, मैंने तुम्हारे लिए स्पेशल यहां लगाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट जो चार्ट है इसमें भी बहुत ज्यादा काम की चीजें लेके आए हैं और ये पढ़ के जानी पड़ेगी तुम्हें। क्या है सर इसमें देखो फैमिली दी गई है, जो कॉमन नेम दिए गए उस फैमिली में कौन कौन आता है। जैसे एलियेसी फैमिली है शुरुआत में, एलियेसी में दो जो आते हैं प्याज और लहसुन आते हैं, ओनियन और गार्लिक, और इनके नाम एलियम सिप्पा और एलियम स्टेवम होते हैं। एलियम सिप्पा तो प्याज को कहते हैं और एलियम स्टेवम कहते हैं गार्लिक को, साइंटिफिक नेम याद हो गए। और इनमें इडेबल पार्ट जो होता है उसकी भी बात की जाएगी, हर एक का इडेबल पार्ट, हर एक का ये सारी बातें होंगी। तो ये चार्ट तुम्हें खुद याद करके जाना है। फैमिली पढ़ेंगे एलियेसी जैसे ओनियन और गार्लिक, इनके साइंटिफिक नेम एलियम सिप्पा, एलियम स्टेवम, बल्लभ बीच में इडेबल पार्ट और इसमें क्लो इडेबल पार्ट है। ठीक है, ऐसे ही और बात कर लो किसी की भी, जैसे कि मैं कॉर्नुलेसी फैमिली की बात करूं, उसमें स्वीट पोटैटो आती है, इसका साइंटिफिक नेम इपोमा बटाटा होता है और ट्यूबर खाने लायक चीज मानी जाती है। ऐसे और भी जैसे मालवेसी की बात अकेले कर रहा हूं, ओकरा भिंडी इसमें आती है, इसका नाम एबलेस मोस्कस एस्कुलेंटस होता है। एबलेस मोस्कस एस्कुलेंटस किसको कहते हैं, भिंडी, ओकरा भिंडी, यहां लिख भी ले भिंडी, ओकरा भिंडी का साइंटिफिक नेम है, ओकरा भी बोल दिया जाता है, वैसे साइंटिफिक नेम तो एबलेस मोस्कस एस्कुलेंटस है और इसमें फ्रूट को खाया जाता है। ठीक है, पोटैटो भी इसी में आता है, पोटैटो सोलेनेसी में आएगा, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल ये सब सोलेनेसी फैमिली में आएंगे। देखना जो टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो, चिली ये सब सोलेनेसी में, अम्बिलिएसी में कैरेट और कोरिएंडर आते हैं। ऐसे ये सारी तो फैमिली में कौन सी फैमिली में क्या आता है ये याद करके जाएंगे, उनके साइंटिफिक नेम और उनका इडेबल पार्ट याद करके जाएंगे। यहां से क्वेश्चन आते हैं, तुम इस चार्ट को कंप्लीट करके जाओगे। ठीक है, ये तुम्हें याद करना होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैंने बता भी दिया, वैसे फुल डिटेल पीछे चैप्टर अगर किसी ने लेक्चर लगाया वहां है। ठीक है भाई, अब बात करते हैं प्रोटीन कंटेंट इन पल्सेस और प्रोटीन कंटेंट इन सीरियल्स। सबसे पहले दालों में प्रोटीन कंटेंट की बात, यहां से क्वेश्चन आ रहे हैं हर बार। प्रोटीन कंटेंट और ऑयल कंटेंट पूछे जाते हैं, हर साल एक क्वेश्चन जरूर आता है। ऑयल कंटेंट और प्रोटीन कंटेंट से एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो देख लीजिए, चने के अंदर 21% तक प्रोटीन होती है सर, मटर में 22-22.5 तक होती है सर, अरहर में 21 से 25% और लेंटिकल मसूर की दाल होती है उसमें 25%, उड़द में 24%, मूंग में भी 25% और काउपी जो होती है उसमें 23 से 0.4% प्रोटीन माना जाता है। तो सबसे ज्यादा अगर प्रोटीन की बात करें तो सर मसूर की दाल होगी और मूंग होगी, मूंग और मसूर की दाल में 24 होती है सर सबसे ज्यादा। और अगर इनमें कम की बात की जाए तो ग्राम चने में ही सबसे कम मिलती है सर 21.1%। तो कम वाला और ज्यादा वाले तो पक्के याद करें भाई, सबसे ज्यादा जरूरी है। दालों में प्रोटीन का कंटेंट पता चलेगा किसमें कितना परसेंट है, चने में कितना है, मटर में कितना, अरहर में कितना, उड़द में कितना, मूंग में कितना, कॉफी में कितना, याद रखें भाई, बिल्कुल याद करके जाना है ये चार्ट। अब बात करते हैं सीरियल्स, नाजों में किस नाज में कितना % प्रोटीन होता है। तो देखना मेज के अंदर जो प्रोटीन जिया मेज में जीन नाम का होता है ना, और मैं जो अपना गेहूं होता है उसमें बताओ कौन सी प्रोटीन मिलती है, ग्लूटीन, जो फ्लेक्सिबिलिटी रोटी पकाने में स्ट्रक्चर देने में काम आती है, कौन सी, ग्लूटीन, याद रख लोगे। ठीक है, तो अब राइस में हम प्रोटीन की बात करें 6 से 7% ही है, बहुत कम, सबसे कम मिलता है नाजों में। मेज में 10% होता है सर, अच्छा खासा है। बाजरा में 11 से 12%, व्हीट में भी 11 से 12%, और सोरगम ज्वार में 10 से 12% और बार्ले में 11.5% तक मिलता है सर। तो सब में लगभग 11.5 ही हो गया एवरेज इनका देखा जाए तो, चारों का एवरेज अगर देखा जाए तो लगभग 11.5 के करीब ही है। 11.5 बाजरा में, व्हीट में, बार्ले में और सोरगम में लगभग अगर एवरेज देखा जाए तो, एवरेज देखूंगा तो 11.5 ही कह सकता हूं। अरे समझ में आ गया, तो मेज का 10 याद कर लेंगे और राइस का 6 से 7 याद कर लेंगे, बाकी सबका लगभग एवरेज 11.5 ही है, याद हो जाएगा तो आसानी से, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े, अब ऑयल कंटेंट भी देखेंगे। पहले तो ऑयल सीड के अंदर प्रोटीन का कंटेंट, फिर ऑयल का कंटेंट हर एक सीड में देखेंगे। अब सबसे पहले क्या देखा जा रहा है यहाँ पे फिलहाल, ऑयल का कंटेंट, ऑयल सीड है उनके अंदर प्रोटीन का कंटेंट। सोयाबीन में सबसे ज्यादा होता है सर 42%, या फिर सेफ्लॉवर के अंदर भी इतना ही एवरेज होता है 40 से 45, तो लगभग 42-43 हो जाएगा। तो इन दोनों में, सोयाबीन में और सेफ्लॉवर में सबसे ज्यादा होता है सर। ग्राउंड नट में 26%, ये क्वेश्चन पूछा गया भाई, ये इंपॉर्टेंट है, ये 2-3 बार आ चुका। ग्राउंड नट में प्रोटीन का कंटेंट कितना होता है, 26%। सेसम मतलब तिल में कितना होता है सर, 18 से 20% होता है। लिनसीड, अलसी के अंदर 36% प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है। ग्राउंड नट का 26 पूछा गया, आगे शायद लिनसीड का 36 पूछ लिया जाए। सेफ्लॉवर और सोयाबीन में 42 के करीब करीब दोनों में ही होता है, एवरेज देखा जाए तो। लिनसीड में 36 होता है, ग्राउंड नट में 26 होता है, और सीसम में सबसे कम तिल में होता है 18 से 20%। ठीक है भाई, याद हो गए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ऑयल कंटेंट देखेंगे, अलग अलग फसलों के अंदर ऑयल का कंटेंट किसमें कितना होता है। तो देखिए
ये याद करके जाएंगे। कोकोनट में सबसे ज्यादा ऑयल कंटेंट होता है सर, ऑयल ही होता है 60%। फिर तिल के अंदर सर 46 से 52% तक। फिर ग्राउंड नट में भी इतना ही लगभग सर 45 से 58। तो ये तीन तो इंपॉर्टेंट है सर, ऊपर वाले तीन तो याद करने ही करने। सबसे ज्यादा तेल मिलता है किसमें, कोकोनट में 60%। फिर जो तिल होता है उसमें 46 से 52%, ग्राउंड नट में 45 से 58%। फिर कैस्टर अगर अरंड की बात करें, अरंडी की, तो 35 से 58%। अगर एप्सिड मस्टर्ड की बात, सरसों का इंपॉर्टेंट है, 33 से 35% के करीब। सोयाबीन में 20%। ऑयल कम होता है क्योंकि प्रोटीन तो बहुत ज्यादा था, 42% था सर। सेफ्लावर में भी प्रोटीन भी इतना ही था और ऑयल भी इतना ही है। प्रोटीन भी देख लो सेफ्लावर में ऊपर ही लिखा हुआ है 40 to 45% था, और ये भी इतना है 40 to 45%। नाइजर होता है उसमें 35 से 45%, मैज में 4 से 5% ही प्रोटीन ऑयल होता है, और कॉटन सीड में 15 से 25% ऑयल की मात्रा होती है, ऑयल कंटेंट। तो ऑयल कंटेंट सब में याद हो गया, प्रोटीन का कंटेंट सब में याद, ये याद करके जाएंगे तभी यहाँ से क्वेश्चन सही होगा। ध्यान रखना ज्यादा किसमें कम किसमें, वो तो पक्का याद रखें, ज्यादा और कम। सोयल जो सबसे ज्यादा मिलने वाली अपनी जो भारत में सबसे ज्यादा मिलती है एलुवियल सर, दूसरे नंबर पे ब्लैक सोयल, तीसरे नंबर पे रेड और चौथे नंबर पे लैटराइट है। ये रैंक वाइज डिसाइड की गई है, सबसे ज्यादा मिलेगी वो है एलुवियल, सबसे कम इनमें चारों में लैटराइट। याद रख लेंगे सर, सबसे ज्यादा मिलती है एलुवियल, फिर ब्लैक, फिर रेड और फिर लैटराइट। याद हो गया, चार्ट याद रखें ये। अब आगे सोयल में कौन कौन से ऑर्डर होते हैं, किस सोयल में कौन सा ऑर्डर मिलेगा, उस पर चर्चाएं हैं। एलुवियल सोयल, हाँ ये बातें हो चुकी है हमारी, उसमें चार्ट में मैंने लिख रखा था। एलुवियल कहाँ मिलती है, यूपी, इंडो गंगा के प्लेन में, यूपी में मिलती सर। ब्लैक सोयल महाराष्ट्र गुजरात में, रेड तमिलनाडु में, लेटराइट कर्नाटका केरला, के बोला था मैंने, येलो होती है केरला में, ये नहीं रखे थे वहां येलो और मार्सी। मार्सी तो मैंने बोल दिया था केरला और वेस्ट बंगाल में और उत्तराखंड के भी कुछ एरिया में, ठीक है। और मार्सी भी मिली होगी येलो की इसमें केरला में, ये दो नहीं बोले गए थे तो ये भी याद कर लें, ठीक है। बाकी सारे बोल दिए थे। सबसे ज्यादा पूछा जाता है ये वाला क्वेश्चन, ब्लैक सोयल कहाँ मिलती है, महाराष्ट्र गुजरात में, रेड कहाँ मिलती है, तमिलनाडु में, ठीक है। और लेटराइट के कर्नाटका केरला, के याद रख लेंगे मिस्टर के। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। हाँ ये भी हमने पढ़ लिया सर आज ही, किसमें कौन सा ऑर्डर होता है। जो एलुवियल सोयल है उसमें इंसेप्टिसोल सबसे ज्यादा, फिर एंटीसोल और फिर एल्फिसोल आपने बताया। ब्लैक सोयल में एक ही वर्टिसोल, रेड में एल्फिसोल, लेटराइट में अल्टीसोल और डेजर्ट में एरिटिसोल। ये बता चुके सर आप, उनमें आपने खुद लिख के पढ़ाए, उनमें भी थे ये सारे, हाँ वहां थे, इसलिए दोबारा रिवाइज जल्दी करा रहा हूं। अब देखो ये होता है SMR, सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो। ये क्या होता है सर, थोड़ा सा बता देता हूँ। SMR सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो होता है, मान लो एक बीज उगाओगे तो उसके कितने बीज हमें मिलेंगे। जैसे गेहूं का एक बीज उगाओगे ना तो तुम्हें कितने बीज मिलेंगे गेहूं से, एक से कितने मिल जाएंगे तुम्हारे सर, 20 मिलेंगे, 1:20, 1 से 20 मिलते हैं। पैडी में कितने मिलते हैं, 1 से 70 या 80 मिलेंगे सर। मैज में 1 से कितने हो जाएंगे, 100 तक हो जाएंगे, 80 या 100। सोरगम में भी 100 हो जाते हैं सर। बाजरा में सबसे ज्यादा होते हैं, ये बाजरा का याद रखेंगे, बाजरा स्टार है, बाजरा का स्टार मार्क कर दें, 200 तक सीड देता है। ग्राम चना बड़ा साइज होता है तो 10 से 12 ही दे सकता है, 1 से सर। और रेड ग्राम होता है तो ये भी कितना होता है, 1 से 100 मिलते हैं। 1 से 100 मिलने वाले कौन कौन है, सोरगम हो गया और रेड ग्राम हो गया सर, 1 से 100। और एक मैज में भी 1 से 100 दाने मिलते हैं सर। और एक मस्टर्ड में भी 1 से कितने मिलेंगे, 100 मिलेंगे। मस्टर्ड में, रेड ग्राम में, मस्टर्ड में, रेड ग्राम में, सोरगम में और मैज में 1 से 100 दाने मिलते हैं, वापिस हमें मल्टीप्लाई हो गए। और बाजरा में 200 सर, ये याद रखने लायक बात। पोटैटो में 1 से 4 ही मिलते हैं एवरेज। ग्राउंड नट में 1 से 8 मिलते हैं। जो कॉटन होती है उसमें 1 से लगभग 50 सीड मिलते हैं। एक सीड उगाओ तो उससे कितने सीड मल्टीपल होके मिलते हैं, उसको SMR सीड मल्टीप्लीकेशन रेशियो बोला जाता है। और सबका याद करके जाएंगे SMR, ठीक है भाई। जैसे वीट का पूछा जाए तो 20 होता है सर, 1:20। अगर सोरगम को पूछे 100 होता है सर, और बाजरा का पूछे 1 के रेंज में 200 होता है सर। ऐसे याद करके जाएंगे, ठीक है भाई। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। ये हो चुका सर, सैलिनिटी, अल्कलाई सैलिनिटी आपने बता दिया था, ये रेशियो याद हो गया था सर, ठीक है। रिवोल्यूशंस वैसे तो पढ़ा रखे हैं, फिर भी एक बार रिवाइज, रिवोल्यूशन और ईयर भी रिवाइज करवा देता हूं एक बार, बस ऐसे ही जल्दी रिवाइज करवा लेते हैं। कुछ चीजें बची हैं, इनको जरूरी है रिवाइज करना, क्योंकि पूरा सिलेबस में एक बार कवर करके देना है तुम्हें आज के इस लेक्चर में, तो मैं एक बार सारे बोलता ही जाऊंगा, ठीक है।
तो देख लीजिए, येलो रिवोल्यूशन किसके लिए सर? ऑयल सीड्स के लिए, ब्लैक रिवोल्यूशन पेट्रोलियम के लिए, ब्लू रिवोल्यूशन वाटर के लिए, ब्राउन रिवोल्यूशन लेदर और कोक के लिए, गोल्डन फाइबर रिवोल्यूशन जूट के लिए, जबकि सिल्वर फाइबर बोले तो कॉटन के लिए, गोल्डन सिर्फ गोल्डन बोले तो हनी या फ्रूट के लिए सर, ग्रे बोले तो फर्टिलाइजर के लिए, पिंक दो चीजें होती है, पिंक क्या होता है? एक तो ओनियन होता है और एक क्या होता है हमारा प्रॉन्स, ठीक है सर। एवरग्रीन रिवोल्यूशन सारी एग्रीकल्चर की ब्रांच के लिए, सिल्वर रिवोल्यूशन अंडे के लिए सर, सिल्वर फाइबर कॉटन के लिए, रेड तो मीट होता है और या टोमेटो होता है सर उनके लिए, राउंड पोटैटो के लिए सर, ग्रीन रिवोल्यूशन फूड ग्रेन्स के लिए, खाने के अनाजों के लिए, व्हाइट रिवोल्यूशन या ऑपरेशन फ्लड दूध के लिए, मिल्क के लिए, और स्वीट रिवोल्यूशन हनी के लिए। ये याद होने चाहिए, ये बहुत बार मैंने 5th टाइम में, अब हमारे लेक्चर्स जो एग्रीकल्चर के उनमें 5वीं या 6ठी बार तुम्हें ये रिवोल्यूशन याद करवाएं। अब तो याद होना ही चाहिए भाई, हर किसी को रिवोल्यूशन का एक क्वेश्चन आएगा वो ठीक करके आ जाना, तुरंत हो जाएगा ठीक, ठीक आएगा आ रहा है क्वेश्चन। हाँ तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ईयर, इंपॉर्टेंट ईयर मैंने सारे याद करवा रखे हैं, फिर भी ये याद करके जाएंगे, थोड़ा बहुत मैं बता देता हूं तुम्हें। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मैच बोला जाए तो बताओ कौन सा था? इंटरनेशनल ईयर ऑफ माइल्ड्स के लिए 2023 था सर। फॉरेस्ट के लिए कौन सा था? 2011। याद करेंगे कुछ कुछ। प्लांट हेल्थ के लिए बोला जाए तो भाई प्लांट हेल्थ के लिए 2020 था सर। अगर फॉरेस्ट के लिए बोला जाए तो 2011। डेजर्ट या डेजर्टिफिकेशन के लिए बोला जाए तो 2006। वाटर के लिए 2007। ऐसे याद करने हैं तुम्हें सारे के सारे। किसके लिए कौन सा ईयर? ऊंटों के लिए कौन सा था सर? 2024। ऊंट कैमलिड्स के लिए, ऊंटों के लिए बनाया गया। फ्रूट और वेजिटेबल के लिए 2021 बनाया गया। लाइट या सनलाइट या सोइल के लिए कौन सा बनाया गया? 2015 बनाया गया था सर। ठीक है, ऐसे याद करके जाने हैं तुम्हें ये सारे। राइस के लिए कौन सा था? 2004। फ्रेश वाटर के लिए 2003। पार्थेनियम के लिए 2005। डेजर्ट के लिए 2006। वाटर के लिए 2007। पोटैटो के लिए 2008। नेचुरल फाइबर के लिए 2009। बायोडाइवर्सिटी के लिए 2010। फॉरेस्ट के लिए 2011। ऐसे सस्टेनेबल एनर्जी डेवलपमेंट के लिए और कोऑपरेशन के लिए 2012 और वाटर कोऑपरेशन के लिए 2013। फैमिली फार्मिंग के लिए 2014। लाइट और सॉइल के लिए 2015। इंटरनेशनल ईयर ऑफ पल्सेस माना गया 2016 को। इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल टूरिज्म के लिए 2017 और माइल्ड्स के लिए नेशनल ईयर तो बना 2018 पर इंटरनेशनल ईयर जो बना था माइल्ड्स के लिए वो 2023 में जाके 18 से सीधा कहां जाना पड़ा 23 में, 5 साल लेट हो गया वो। ठीक है, इंडिजिनियस लैंग्वेज का 2019 माना जाता है। प्लांट हेल्थ के लिए 2020 है। फ्रूट और वेजिटेबल के लिए 2021 है। इकोनॉमिक सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए 2021। वेजिटेबल फ्रूट के लिए भी 2021 दो। ठीक है, 2022 में क्या था? फिशेज के लिए और एक्वाकल्चर के लिए बनाया गया। माइल्ड्स के लिए 2023, बार बार बोल रहा हूँ। ऊंट के लिए 2024 और ग्लेशियर के को बचाने के लिए 2025 और 26 है। ग्रेसलैंड और जो चरवा होते हैं उनके लिए, जो ग्रासलैंड है उनको बचा के रखने से, प्रिजर्व करने से रिलेटेड है 2026। तो ये सारे ईयर तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में आ सकते हैं। तो यहां से क्वेश्चन तैयार कर लेंगे। अब फैट कंटेंट मिल्क के अंदर ये क्या है मैं थोड़ा सा बता दूं, यहाँ ऊपर नहीं लिखा हुआ कुछ तो उसके लिए बता दूं। मिल्क के अंदर मिल्क है, मिल्क के अंदर फैट का कंटेंट, प्रोटीन का कंटेंट, वाटर का कंटेंट, टोटल सॉलिड लिखना था, यहाँ पूरा नहीं लिखा गया। टोटल सॉलिड कितना होता है? SNF सॉलिड नॉट फैट और लैक्टोज कितनी % होती है, ऐसा पूछा गया। देखो मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, पानी सबसे ज्यादा किसमें है? गोट के दूध में सबसे ज्यादा पानी है सर। सबसे कम पानी किसमें है? सबसे कम पानी सर सिप का जो दूध है उसमें सबसे कम पानी है। तो सिप के दूध में सबसे ज्यादा क्या मिलेगी? फैट। देख लो इनमें सब में फैट देखना, किसी में 4.4 7.9 मिली इसमें। और प्रोटीन सॉलिड पार्ट भी किसमें मिलेगा? इसी में, सिप में सबसे ज्यादा। तो टोटल सॉलिड भी किसमें ज्यादा मिलेगा? सिप में। SNF सॉलिड नॉट फैट भी किसमें ज्यादा मिलेगा? सिप में। परंतु लैक्टोज ज्यादा नहीं मिलेगी। लैक्टोज मीठा जो दूध को करने के लिए जिम्मेवार है वो बुफेलो के मिल्क में सबसे ज्यादा मिलती है। किसमें? बुफेलो, भैंस के दूध में सबसे ज्यादा मिलती है। तो ऐसे तुम्हें याद करके जाना है। तो काऊ के मिल्क में वाटर कितना % है, इसमें कितना, बुफेलो के में, गोट के में कितना, ऐसे फैट कितनी कितनी है सब में। प्रोटीन का कंटेंट कौन ज्यादा कौन कम याद रखेंगे। सॉलिड टोटल कितना है, SNF कितना, लैक्टोज किसमें ज्यादा किसमें कम, ये याद रखेंगे। और गोट में सबसे कम लैक्टोज मिलता है और बुफेलो में सबसे ज्यादा लैक्टोज मिलता है बुफेलो के मिल्क में। याद हो जाएगा चार्ट, मिल्क में क्या क्या प्रेजेंट है। ठीक है भाई, मिल्क के कंटेंट भी याद हो गए सर। हमें आगे बढ़ जाते हैं। मिल्क में फैट और सॉलिड नॉट फैट है, वही सारा खेल जो अभी बोल रहा था मैं। पर मिल्क अलग अलग प्रकार के हैं। काऊ का मिल्क है तो 3.5 फैट है सर और इतना % नॉट फैट है। और बफेलो में 5 थोड़ा सा बढ़ गया सर, ये भी बढ़ गया थोड़ा सा। मिक्स्ड होगा उसमें, स्टैंडर्ड और मिक्स में सेम होगा सर। स्टैंडर्ड और मिक्स में 4.5 तो फैट होगी, 8.5 SNF होगी, SNF। ठीक है,
स्टैंडर्ड टोन्ड हो गया, टोन्ड में 3 फैट रहेगी, ये 8.5 ही है। डबल टोन मतलब उसमें से और फैट निकाली, टोन का मतलब होता है फैट को निकालना, 1.5 ही रहेगी सर, ये 9 हो गया। और फुल क्रीम मतलब उसमें फैट अच्छी खासी होती है 6, और ये 9 होता है SNF। और स्किम्ड मिल्क मतलब उसमें से पूरी तरह जितनी निकाल सकते थे उतनी फैट हमने निकाल ली है, बची कितनी 0.1 से 0.5। ये कैसे रहेगी सर, इमल्सन फॉर्म में उसमें मिक्स होती है, जो बहुत ही छोटे साइज की होती है, उसको निकालना इम्पॉसिबल है, इसलिए बच गई, नहीं तो ये भी निकाल देते। 8.57% का SNF है। बटर में तो सबसे ज्यादा 76 से 80% मिल्क फैट मिलती है भाई, ठीक है। और वो पार्ट होता है नहीं उसमें SNF बटर में, सारा ही सॉलिड पार्ट होता है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। न्यूट्रिएंट इन कोलेस्ट्रॉम, कोलेस्ट्रॉम होता है माँ जो बच्चे को काविंग करने के बाद 3 दिन तक, 3 डेज तक जो दूध आता है ना, वो येलो कलर का कोलेस्ट्रॉम होता है। उसमें IgA नाम की इम्यूनिटी होती है, बच्चे को रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है, लड़ाइयों से लड़ने की क्षमता देता है। इसीलिए कहा जाता है पहले 3 दिन तो बच्चे का दूध पिलाना चाहिए, चौथे दिन ना पिलाओ, उसे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, नॉर्मल दूध पे भी वो पल सकता है। परंतु ये कोई लड़ाई हो, कुछ भी हो, माँ का दूध पिया गया, वो क्यों कहते हैं, क्योंकि उसमें इम्यूनिटी होती है, ताकत होती है, बहुत ज्यादा लड़ने की रोगों से पावर होती है, इसलिए बोला जाता है। फैट, उसमें फैट होती है 6.7%, प्रोटीन होती है 14% अच्छी खासी, लैक्टोज 2.7%, टोटल सॉलिड 23% होता है, 23%। ये याद रखे जाएंगे कोलेस्ट्रॉल मिल्क में कितना क्या क्या होता है, याद। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब एग की बातें चल पड़ी। एग, पोल्ट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी जो हमारे एग्जाम में आ सकते हैं वो भी देख लीजिए, तो ये भी कवर करके दूंगा तुम्हें। एग टाइप के जो हैन है, मुर्गियां हैं, उनके नाम है व्हाइट लेगहॉर्न, जो 300 तक अंडे दे सकती है, 280 तो जरूरी देगी। मिनोरका है, अनोका है, ये सारी एग देने वाली। मीट के लिए यूज होने वाली कॉर्निश, पोलीमोथ्रोक और बर्मा यूज होती है सर। ड्यूअल पर्पज में यूज होने वाली रोड आइलैंड रेड और न्यू हैम्पशायर, ये याद रख लेंगे सर। गेम के लिए जो लड़ाई फाइट के लिए यूज किया जाता है, असील नाम का मुर्गा यूज किया जाता है सर, असील, ये याद करें, फाइटिंग ये आ सकता है इस साल। फैंसी वेरायटी होती है सर सिल्की, फिजलैंड्स और बैंटम्स। और देसी मुर्गे अपने कड़कनाथ, जो काले अंडे, काला खुद और काला इसका मीट होता है, इसके लिए फेमस है। कड़कनाथ ब्लैक है, ब्लैक की भी बोलते हैं इसको, ब्लैक मासी, काला मासी भी कहते हैं इसको। नेक और चितांगोन, ये सारे क्या है, देसी वैरायटी है, ठीक है। याद हो गए भी सारे। आगे बढ़ते हैं, मुर्गों के बारे में, प्रजातियों के बारे में पता चला। चिकन की ब्रीड है, कौन कौन से कहाँ की है, कौन से देश से बिलोंग करती है, उसके बारे में चर्चाएं, ये भी देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट साथ है। एशियाटिक है, इनमें आते हैं असील, कड़कनाथ, गंगस, चितागोंग, नेक और बर्मा, कोचिन, लैंगनसन, ये सारे आते हैं। ये बहुत ही जल्द लेट मैच्योर होते हैं और बड़े रहते हैं, सुस्त होते हैं, लंबा टाइम लेते हैं, लेथर्जिक होते हैं, सुस्त प्रकार के होते हैं ये मुर्गे। अमेरिकन होते हैं, इसमें पोलीमोथ्रोक, न्यू हैम्पशायर, रोड आइलैंड रेड होते हैं, ये बहुत ही अच्छी ब्रीड मानी जाती है मीट और एग दोनों के लिए। इंग्लिश या इंग्लैंड के जो है सुसेक्स, ओप्रिंटन, ऑस्ट्रेलॉप, कॉर्निश, ये ब्रीड है, ये बहुत ही बेस्ट मानी जाती है मीट के प्रोडक्शन के लिए। और मिडिटेरेनियन एरिया है, उसमें मोनार्क, लेगहॉर्न और स्पेनिश आ गई, ये ब्रीड एग के लिए बेस्ट मानी जाती है, ठीक है। अब इनमें से कुछ जो इंपॉर्टेंट ब्रीड हैं, जैसे कि विदेशी ब्रीड्स हैं, उनके नाम दिए गए हैं जो हमें पढ़ने हैं। देखो, रोड आइलैंड रेड है, वो न्यू इंग्लैंड की है, ब्राउनिश कलर, लॉन्ग रेक्टेंगुलर बॉडी होती है, गुड मीट माना जाता है। पोलीमोथ्रोक होती है, वो यूएसए की है, और ये गलत लिखा हुआ है भाई, ये भी यूएसए की है, अमेरिका की है, ठीक है। ब्राउनिश रेड, लॉन्ग रेटिकुलर और गुड मीट होता है। पोलीमोथ्रोक होती है, ये भी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका की है, गुड एग लेइंग एबिलिटी होती है इसमें। न्यू हैम्पशायर है, ये हैम्पशायर, ये भी यूएसए के हैम्पशायर शहर से है, गुड प्रोड्यूसर ऑफ द लेग, लार्ज ब्राउन शेडेड एग, बड़े अंडे होते हैं और ब्राउन शेडेड होते हैं न्यू हैम्पशायर के। सुसेक्स होती है, इंग्लैंड की है, प्राइमरी टेबल बर्ड माना जाता है, बहुत अच्छा मीट माना जाता है। ऑस्ट्रेलोप है, ये ऑस्ट्रेलिया की है, गुड ड्यूअल पर्पज, दोनों अंडे भी देती है और साथ में ये मीट के लिए भी यूज होती है। ओप्रिंटन है, ये इंग्लैंड की है। लेगहॉर्न है, ये इटली की है। सबसे इंपॉर्टेंट ये इटली वाली लेगहॉर्न है, क्योंकि अंडे देने में इसका कोई मुकाबला नहीं है, 300 से भी ज्यादा अंडे भी दे सकती है अगर इसकी ब्रीड तैयार की गई, इससे बनाई गई कोई तो। नंबर 1 एग प्रोड्यूसर है, 220 से 280 अंडे देते हैं। मोनोर्का है, आइसलैंड ऑफ मोनोर्का स्पेन से है, एक्सीलेंट प्रोड्यूसर ऑफ लार्ज व्हाइट एग, बड़ा धोला अंडा जो देती, सफेद अंडा, व्हाइट सफेद दूध जैसा अंडा देती है, वो कौन देती है, मोनार्क का बड़ा। कॉर्निश होता है, वो इंग्लैंड का है, मीट टाइप ब्रीड है, मेल यूज फॉर क्रॉसिंग के लिए इसके मेल को यूज किया जाता है। तो ये सारी मुर्गियों की प्रजाति और मुर्गियों के बारे में पूरा डिटेल तुम्हें दिया, यहाँ से क्वेश्चन निकल सकता है कोई भी,
ठीक है भाई। आगे आगे गाय की प्रजातियां आ गई, फिर भैंसों की आ जाएगी और ये कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर हमारा। ठीक है, इस तरह से मैंने हर चीज जो भी तुम्हारी फसलों से रिलेटेड हर चीज इसमें डालती है लेक्चर में, और यहीं से कोई ना कोई क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे और तुम उसको फोड़ देना। तो देख लो भाई, मिल्क जो दूध देने वाली साहिवाल, रेड सिंधी, गिर और ध्योनी है सर। ड्वेल पर्पज में यूज होने वाली ओंगले, हरियाणा, कैंगराज, गलेलो, थापरकार, मेवाती, डांगी, नंदी, राठी, निर्मारी, निलोरी, राठी, ये सारी यूज होती है सर। और जो ड्राफ्ट है मतलब वर्किंग पर्पज के लिए, जो बोझा ढोने के लिए या खेतों में हल चलाने के लिए यूज होती है, अमृत महल, नागौरी, खिलेरी, कंगायाम, हेलिकर, मालवी, शहरी, पुरीना, अलमावाड़ी, पोनवार, मंगूर, बुचर, कैलिगर, ब्लचेरी, ये सारी यूज होती है किसमें, डॉट पर्पज के लिए, मतलब काम के लिए यूज की जाती, दूध के लिए नहीं की जाती। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है तो आगे देखिए नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में क्या दिया गया है, कुछ गायों के नाम दिए गए हैं, उनका कितना दूध देती है, क्या कलर होता है, कौन सी ओरिजिन है, वो कहां से बिलोंग करती है। ये 26 गायें हैं जो मैंने इस टेबल में तैयार करके तुम्हें दी है, ये 26 की 26 याद करवाऊंगा आप तुम्हें, याद करके जाएंगे भी। ठीक है, तो साहिवाल है, पाकिस्तान, हरियाणा, पंजाब से बिलोंग करती है, राजस्थान। बेस्ट इंडिजिनस लूज स्किन होती है, रेडिश डून, पेल रेडिश कलर होता है, बिल्कुल रेड नहीं होता। इसको लोला के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ये 1400 से 2500 लीटर तक दूध दे सकती है एक ब्यात के दौरान, एक लैक्टेशन में, पर लैक्टेशन। और इसका जो फर्स्ट काउइंग है, पहली बार जो ब्यात देगी, बच्चे को जन्म देगी, वो 37 से 48 महीनों में देगी। और एक काउइंग, एक बार बच्चे को जन्म देने से दूसरे बच्चे को जन्म देने के बीच का जो गैप होता है वो 430 से 580 दिन का होता है। इंटर काउइंग गैप का मतलब एक बार बच्चे देने से दूसरे बच्चे के बीच का गैप। ठीक है, और AFC का मतलब क्या है, यहाँ फर्स्ट टाइम जो काविंग करती है ना, एज ऑफ फर्स्ट काविंग AFC। ठीक है, गिल होती है, वो है गुजरात की सर। हाफ मून अपीयरेंस होती है, आधे चंद्रमा जैसा इसका मुख होता है, सुंदर लगती है। 1200 से 1800 लीटर दूध देती है। 45 से 54 मंथ के बाद फर्स्ट काविंग होती है इसकी, पहली बार बच्चे को जन्म देती है। और 2 काविंग के बीच का गैप होता है, 2 बार ब्यात के बीच का गैप होता है, वो 515 से 600 दिन का हो सकता है। रेड चिंदी है, वो पाकिस्तान से बिलोंग करती है, रेड कलर की होती है, थिक हॉर्न होते हैं और बुलेट पॉइंट, मतलब आगे से तिखे नहीं होते, बिल्कुल मुड़े हुए से टाइट होते हैं, परंतु तिखे नहीं होते। 1850 लीटर दूध दे सकती है। 39 से 50 महीने में पहली बार वो अपने बच्चे को जन्म देती है। 425 से 540 दिन 2 बच्चों के बीच में गैप होता है। दियोनी की बात करें तो हैदराबाद की है, ये गिर के बिल्कुल सेम सारे कैरेक्टर शो करती है। 1000 से 1200 लीटर दूध देती है। 35 महीने में पहली बार काविंग करती है। 447 दिन का गैप होता है 2 काविंग में। अमृत महल है, वो कर्नाटका की है, करे कलर की होती है, वेरी एक्टिव होती है, फेमस फॉर पावर ऑफ इंड्यूसर, पावर ताकत के लिए जानी जाती है, वजन ढोने के लिए इसको यूज किया जाता है, इसके बुल को। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है, आगे बढ़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बहुत ज्यादा। अब है नेक्स्ट, कंगायाम है तमिलनाडु की, ये फेमस है जाली कुंडू गेम के लिए। ये गेम होता है, इसमें एक बैल को छोड़ दिया जाता है, सारे उसके पीछे पड़े रहते हैं, सारे लोग, वो सारे रेड फ्लैग दिखाया जाता है, फिर वो गुस्से में उनकी तरफ भागता रहता है इधर उधर और उसके ऊपर चढ़ना होता है। ये गेम है, ये तमिलनाडु में गेम खेला जाता है, इसके लिए ये बहुत फेमस है। कंगायाम तमिलनाडु में जाली कुंडू गेम खेलते हैं वहां, जाली कुट्टू गेम। 40 मंथ के बाद ये पहले बच्चे को जन्म देती है। सीरी है, ये सिक्किम और भूटान की है, लॉन्ग हेयर, इसके हम्प के ऊपर बहुत सारे बड़े बड़े बाल होते हैं और 50 महीने के बाद ये पहले बार काविंग करती है। हेलिकर की बात करें, ये कर्नाटका की एक्सीलेंट डॉट ब्रिज है, ये वर्किंग के लिए बेस्ट मानी जाती है। 55 से 60 महीने में पहली बार बच्चे को जन्म देती है। सर इनके ये क्यों नहीं लिख रहे मिल्क और ये काविंग? क्योंकि ये मिल्क के लिए पाली नहीं जा रही ना, ये लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है जी। मालवी मध्य प्रदेश की है, आल्सो नोन है जिब्बू कैटल भी कहते हैं। जिब्बू कैटल मतलब जो इसका हम्प होता है वो बहुत बड़ा होता है, जिब्बू कैटल इसलिए बोला जाता है इसको। 900 से 1200 लीटर दूध दे सकती है और 36 से 42 महीनों में पहली बार काविंग करती है, मतलब 3 से 3.25 साल के अंदर पहली बार बच्चे देती है। नागौरी, राजस्थान की, नागौर जिला कहाँ है? राजस्थान में। फेमस फॉर पुलिंग तांगा को खींचने के लिए फेमस है। 900 से 1200 लीटर दूध देती है। 36 से 48 महीनों में पहले बार बच्चे को जन्म देती है, मतलब 3 से 4 साल लग जाते हैं फर्स्ट काविंग में। ठीक है भाई, यहां तक कोई डाउट है क्या किसी को? नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ पढ़ेंगे। देखिए जरा,
बात करें हम थारपारकर की, थारपारकर कहाँ की है सर? थारपारकर पाकिस्तान की सर। लेयर शेप्ड हॉर्न होते हैं, लेयर शेप्ड बताता हूँ सर, जैसे ये सर है और इस पे जो हॉर्न होते हैं ना वो ऐसे होते हैं, लेयर की फॉर्म में लहराते हुए ऐसे हॉर्न होते हैं। जैसे अलग से बना के दिखाऊं तुम्हें तो ऐसा ऐसा सींग जो हिरण के नहीं होते वैसा वैसा लेयर्ड हॉर्न होता है, लेयरिंग वेवी, ठीक है। ऐसा सिंग दिखाई, देखना डायग्राम, बहुत बड़े बड़े सिंग होते हैं। 1800 से 2600 लीटर तक दूध देती है, 3 से 4 साल के अंदर एक बच्चे को जन्म देती है। हरियाणा और पंजाब यूपी से बिलोंग करती है। बेस्ट डुअल पर्पज है, दोनों काम देती है ये, दूध के लिए भी और वर्किंग पर्पज में यूज होती है। कैंग्रेज है वो गुजरात की है। स्वाई चाल के कर जाती है। स्वाई चाल क्या होती है? इसकी अनोखी चाल है, सबसे सुंदर चाल है, ये चलती है ना ऐसे, बहुत अच्छी लगती है। और इसकी चाल ऐसा होने का कारण क्या है? इसके पांव के बीच में जो गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है, ये ऐसे मस्ती में चलती है, अपनी मस्ती में, इसकी स्वाई चाल बोला जाता है। ओंगलती है आंध्र प्रदेश की फेमस ब्रीड है, आंध्र प्रदेश की, फेमस फॉर द बीफ। इन ब्राजील में इसका बीफ मीट खाया जाता है, इसको बहुत ज्यादा टेस्ट माना जाता है। ग्वालो है वो महाराष्ट्र, एमपी और छत्तीसगढ़ की है। यूज फॉर मिल्क ट्रांसपोर्ट पर्पज के में भी यूज किया जाता है। 1000 से 1200 लीटर दूध एक बार लैक्टेशन में देती है, एक साल, ठीक है। अपना जो लैक्टेशन होता है उसमें 1200 तक दूध दे सकती है, लीटर तक, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं जो क्रॉस ब्रीड है, जो क्रॉस करके बनाई गई है, मैं पहले भी पढ़ा चुका, तुम्हें देखना। करन फ्राइस है, एचएफ और थापरकर का क्रॉस करके बनाई गई है। एचएफ और थापरकर के क्रॉस से क्या बनाई गई है? करन फ्राइस बनाई गई है। और होल्स्टेन फ्रेसियंस और थापरकर के क्रॉस से बनाई गई है सर, ठीक है। थारपारकर के क्रॉस से और इसके क्रॉस से, किससे? एचएफ के क्रॉस से बनाई गई करीन फ्राइस। याद रखेंगे 3700 लीटर दूध देती है, पहली बार बच्चे को जन्म देती है 32 से महीने के अंदर अंदर, और 425 दिन में उनके बीच का गैप होता है। करन स्वीज होती है, एक तो ब्राउन स्वीज और साइवाल के क्रॉस से पैदा होती है। इसको पैदा किया गया एनडीआरआई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन करनाल हरियाणा के अंदर इसको पैदा किया गया है। किसको? करन स्वीज को। किसका क्रॉस करके? साइवाल का ब्राउन स्वीज के साथ क्रॉस करवा के सर। और जो करन फ्राइज थी उसका एचएफ का थारपारकर से क्रॉस करा के पैदा किया। एनडीआरआई में ये पैदा हुई, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा, ये भी करनाल हरियाणा में करन स्वीज भी सर। कर्ण वाली दोनों, कर्ण नाम में ही करनाल के लिए आया, कर्ण है दोनों में, तो करनाल में पैदा हुई सर, याद रह जाएगा। फ्राइस वाल है ये एचएफ का साइवाल के साथ क्रॉस और 3800 लीटर तक दूध दे सकती है एक ब्यांत में। सुनंदिनी है ये केरला में पैदा हुई है, और नॉन डिस्क्रिप्टिव कैटल विद जर्सी, ब्राउन स्वीज और एचएफ। जो वहां की लोकल ब्रीड थी ना केरला की, वो बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसकी ग्रेडिंग अप करने के लिए उसको कभी जर्सी के साथ, ब्राउन स्वीज के साथ, एचएफ होल्स्टीन फ्रिज के साथ उसको क्रॉस करवाया गया, उनके बुल के साथ, और उनकी ब्रीड को सुधारा गया। उसको उससे जो पैदा हुई वो कौन है? सुनंदिनी, जो 2500 लीटर तक दूध देती है, 32 महीनों में पहला बार बच्चे को जन्म देती है, 395 दिन का गैप होता है दो बच्चों के बीच में। सुजाता होती है ये जर्सी और साइवाल के क्रॉस से पैदा की गई है, 2800 लीटर दूध देती है। फुल्ले त्रिवेणी मतलब 3 मिला दी गई है। MPKV राहुरी, देखो मैं फुल फॉर्म बताता हूं, महात्मा फुल्ले कृषि विद्यालय, महात्मा फुल्ले कृषि विद्यालय, MPKV की फुल फॉर्म है महात्मा फुल्ले कृषि विद्यालय। जैसे एनडीआरआई की नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट थी ना, वैसे MPKV की है महात्मा फुल्ले कृषि विद्यालय। और ये राहुरी महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है राहुरी, वहां पे ये विश्वविद्यालय है। इसका नाम है महात्मा फुल्ले कृषि विश्वविद्यालय। और यहाँ फुल्ले त्रिवेणी कॉलेज के नाम पे फुल्ले त्रिवेणी कॉम्बिनेशन 3 का, एचएफ का, जर्सी का और गिर का, इसलिए त्रिवेणी बोला गया है। ये 3000 लीटर से 3500 लीटर तक दूध दे सकती है। यहां तक कोई डाउट है किसी को? नहीं है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जरा नेक्स्ट, जो कुछ ब्रीड बच गई हैं ये विदेशी हैं, इनके नाम जरूरी हैं, ये भी पढ़ ले। होल्स्टीन फ्रिज, जो दुनिया में सबसे ज्यादा दूध देने के लिए फेमस है, वो यही है, एचएफ जिसको बार बार बोल रहे हैं। नीदरलैंड, हॉलैंड कहो, फ्रिट्जलैंड कहो या इंग्लिश चैनल कहो, एक ही बात है, नीदरलैंड उसी का पार्ट है, हॉलैंड का ही, ठीक है। तो हाईएस्ट मिल्क प्रोड्यूसिंग
मिल्च ब्रीड बोला जाता है। इसको 6000 से 7000 लीटर तक दूध दे सकती है एक लैक्टेशन में। 24 महीने 2 साल के अंदर ही बच्चे को जन्म देती है। 390 दिन का दो बच्चों के बीच में गैप होता है। ये जल्दी मैच्योर होने वाली है। अंग्रेजी जितनी भी ब्रीड है विदेशी, वो जल्दी मैच्योर होती है, जल्दी डेथ हो जाती है। जर्सी होती है, ये जर्सी आइसलैंड और फ्रांस से है, रिलेट करती है, और हाई फैट कंटेंट होता है इसमें। 4000 से 5000 लीटर दूध देती है, और ये भी 2 से 2.5 साल के अंदर ही बच्चे को जन्म देती है। 390 से 420 दिन का बीच का गैप होता है, दो बच्चों के बीच का गैप, काविंग के बीच का। ब्राउन स्विच है, ये स्विट्जरलैंड की है, सेकंड हैवीएस्ट कैटल बोली जाती है। एचएफ सबसे हैवीएस्ट है, उसके बाद ये सेकंड हैवीएस्ट है। 5000 लीटर तक दूध दे सकती है। 28 महीने और 30 महीने में पहला बच्चा देती है। 390 से 420 दिन का दो बच्चों के बीच में गैप होता है। आयर सारी सबसे सुंदर मानी जाती है, स्कॉटलैंड में पाई जाती है, मोस्ट ब्यूटीफुल होती है, ज्यादा एक्टिव होने के कारण इसको डिफिकल्टली होता है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी होती है इसको मैनेज करना। 4600 लीटर दूध देती है। 26 से 27 महीने में पहले बच्चे को जन्म देती है, और 390 दिन के अंदर का बीच का इनका गैप होता है, दो काविंग के बीच का, 2 बार ब्यात के। समझ में आया? तो इस तरह से हमने गाय की सारी ब्रीड पढ़ ली। अब थोड़ी सी भैंसों के बारे में, बुफेलोज के बारे में भी एक बात हो जाए। तो भैंसों का जो ओरिजिन की बात है वो देख ली जाए। पंजाब और हरियाणा के अंदर 2 ब्रीड है, मुर्रा और नीली रावी। मुर्रा और नीली रावी कहां? पंजाब हरियाणा में। सुरती, जफराबादी और महसाना गुजरात के अंदर सर। यूपी में एक याद रखना है, भदावरी। और सेंट्रल जो इंडिया उसमें नागपुरी, और साउथ इंडिया की बात करें तो टोडा। साउथ इंडिया में क्या है? टोडा। सेंट्रल इंडिया में क्या है? नागपुरी। नागपुरी की जो सींग होते हैं वो तलवार जैसे, स्वाड जैसे होते हैं। और यूपी के जो भदावरी होते हैं, इसके सींग किसके? सिक्कल शेप के होते हैं। ठीक है भाई। जो महसाना है ये क्रॉस करवा के बनाई गई, किस किस की? सुरती और मुर्रा का क्रॉस करवाने से महसाना को पैदा किया गया है। जफराबादी होती है, ये इसको छोटा हाथी भी कहा जाता है। छोटा हाथी मतलब मैजिक, टाटा मैजिक नहीं, अरे ये हाथी जैसे बड़े आकार के होते हैं, इसके सींग नीचे से मुड़े हुए इस टाइप के होते हैं, वापिस ऊपर की तरफ चले जाते हैं। पहले ऐसे आते हैं फिर ऊपर चले जाते हैं, बहुत ही अजीब सी दिखाई देती है। ठीक है। टोडा का जो दूध है सबसे मीठा माना जाता है। सबसे अच्छी ब्रीड अगर भैंसों में मानी जाए तो हरियाणा पंजाब की मुर्रा नस्ल है। मुर्रा नस्ल को भैंसों की ब्रीड को सुधारने में भी यूज किया जाता है। मुर्रा पे भी क्वेश्चन आ सकता है। सबसे ज्यादा दूध देने वाली ब्रीड भी मुर्रा को ही माना जाता है। ठीक है भाई, भैंसों में। और गायों में कौन सी? एचएफ। और इंडिया की अगर कोई बात करें तो साहिवाल गाय थी सबसे ज्यादा दूध देने वाली, इंडियन, इंडिजिनस। ठीक है भाई, वैसे एचएफ थी। और आगे अब बात करते हैं कुछ शब्द आगे। अब ये बस फिनिशिंग की तरफ चल रहा है लेक्चर। देखिए जरा, बोवाइन वर्ड किसके लिए यूज होता है सर? कैटल्स के लिए, गायों के लिए। पोर्काइन पिग के लिए, सूर के लिए। ओवाइन शिप के लिए सर। कैप्राइन गोट के लिए। इक्वाइन हॉर्स के लिए। और पोल्ट्री, चिकन, डक्स जो भी पाले जाते हैं, बर्ड्स जो अंडे और मीट के लिए पाले जाए, उनके लिए पोल्ट्री वर्ड यूज होता है। इक्विन घोड़े के लिए, कैप्रा गोट के लिए, ओवाइन शिप के लिए, पोर्काइन पिग के लिए, और बोवाइन कैटल्स के लिए यूज होता है सर। तो यहां तक याद हो गया सभी को। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब मीट को, किसकी मीट को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन भी बहुत बार आ चुके हैं, ये भी गलत करके आ जाते हैं लोग। मीट के नाम याद करेंगे भाई, किसके मीट को क्या कहा जाता है देखना। मैं याद कराता हूं, कैटल या गाय या बुल का सांड के मीट को खाया जाए तो उसको बीफ कहते हैं। हमारे यहाँ तो नहीं खाया जाता, पर बहुत सबसे ज्यादा जो वर्ल्ड वाइड खाया जाने वाला मीट भी बीफ ही माना जाता है। भैंस का जो मीट होता है ना, उसको बफर या बीफ ही बोल दिया जाता है। भैंस के को, गाय को तो बीफ कहते हैं, साथ में भैंस वाले को भी बफर या बीफ ही बोल देते हैं। बुफेलो के काफ जो बच्चा होता है गाय का, उसको खाया जाए तो उसको विल, तो उसके मीट को क्या कहते हैं? विल। और पिग, सुअर के मीट को पोर्क कहते हैं। सुअर के मीट को क्या कहा जाता है? पोर्क। शिप जो है वो रेम हो चाहे ईवी हो, रेम मतलब वो युवा है और ईवी मतलब बूढ़ी हो चुकी है, उसको मटन कहा जाता है। शिप के जो मीट खाया जाए उसको मटन कहते हैं। जबकि बकरी को चिवोन कहते हैं। बकरी के मीट को चिवोन कहते हैं। बकरी के मीट को चिवोन कहते हैं। यहाँ गलत अवधारणाएं बनी हुई है। बकरी का मीट चिवोन होता है, न कि मटन। मटन तो शिप का मीट होता है, शिप का मटन होता है। पिंजर के मीट को श्वाब कहा जाता है। क्यों साइलेंट है यहाँ? श्वाब बोला जाता है। क्या बोला जाता है? श्वाब, स्वाद नहीं, श्वाब। पिंजर के मीट को श्वाब बोला जाता है। गोट को चिवोन बोला जाता है। शिप को मटन बोला जाता है। पिग को पोर्क बोला जाता है। कैटल्स के बीफ बोला जाता है सर। और अगर यंग कैटल है, काफ है, तो उसको विल बोला जाता है। ठीक है भाई। चिकन तो तुम समझते हो, चिकन ही बोला जाता है। ये बर्ड्स के मीट को चिकन बोला जाता है, और टर्की वाले को टर्की ही बोला जाता है। मुर्गियों के मीट को चिकन बोला जाता है। यहां तक ये सारा याद हो जाएगा, बहुत बढ़िया। तो इस तरह से हमने लगभग हर चार्ट को कंप्लीट किया और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। बहुत इंपॉर्टेंट और शायद लास्ट है आज के लेक्चर की, और सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। हमने लगभग
1.5 घंटे में पूरी एग्रीकल्चर को एक बार रिवाइज किया, पूरी एग्रीकल्चर इसके अंदर समाई हुई है। अगर किसी को समझ आ रहा है, जिसने पढ़ा हुआ है कुछ, उसको तो पूरा डिटेल समझ में आ रहा है। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा और फिर भी थोड़ा बहुत टेबल करके जाएगा तो भी क्वेश्चन ठीक करके आ जाएगा, ठीक है ना। अगर जिसने मेरे से पूरे लेक्चर पहले ही पढ़ रखे हैं तो उसके लिए तो ये मजाक बन गया होगा, बहुत ही आसान लग रहा होगा, उसको पहले से याद थी लगभग चीजें। तो देख लीजिए ये जो टेबल है इसमें क्या है भाई, काऊ है वो कितने साल में मैच्योर होती है, कोई भी गाय भैंस बकरी कितने साल में मैच्योर, गेस्ट्रेशन पीरियड पेट में बच्चे को कितने साल तक महीने तक रखती है, ओस्ट्रस साइकिल उनकी जो साइकिल होती है वो कितने दिन की होती है, कितने दिन तक कितने घंटों तक वो या कितने दिनों तक वो हीटिंग पीरियड में रहती है, ये बातें। और इनमें से क्वेश्चन आने की संभावना 100% इस टेबल में से। तो काऊ है वो 24 से 30 मतलब 2 साल से लेकर 2.5 साल की जाके मैच्योर होती है। 285 दिन का इसमें गेस्टेशन पीरियड होता है, 21 दिन का ओस्ट्रस साइकिल और 18 घंटे तक इसमें हीटिंग पीरियड रहता है। गाय का तो बिल्कुल याद होना चाहिए सारा डिटेल। 24 से 30 महीने में मैच्योर होगी सर, 2.5 साल तक की, 2 से 2.5 साल की मैच्योर होती है। 283 दिन या 285 दिन का इसमें गेस्टेशन पीरियड, 21 दिन में इसकी क्या आती है, ओस्ट्रस साइकिल आती है सर, और हीटिंग पीरियड इसका 18 घंटे का होता है। लगभग भैंस का सेम सा ही है, थोड़ा ही अंतर है। 28 से 30 महीने में मैच्योर होती है, प्यूबर्टी आती है, पहली बार मैच्योरिटी आती है। 310 दिन में तक पेट में बच्चे को रखती है गर्भ के अंदर। 21 दिन का सेम ओस्ट्रस साइकिल होता है, 24 घंटे तक हीटिंग में रहती है भैंस, ठीक है भाई। अगर सिप की बात करें तो 9 से 14 मंथ में ही मैच्योर हो जाती है और 150 तक दिनों तक पेट में गर्भ में बच्चे को रखती है। 15 से 18 दिन की ओस्ट्रस साइकिल है और 1 से 3 दिन तक हीटिंग पीरियड चलता है। गोट की बात करें तो ये 8 से 10 महीने में ही मैच्योर हो जाती है भाई जल्दी, और 150 के करीब 150 के करीब गेस्टेशन पीरियड होता है इतने दिन का, और 20 दिन तक इसका ओस्ट्रस साइकिल चलता है, जो कि 21 से 20 एक ही दिन का फर्क है, और 2 से 3 दिन तक हीटिंग पीरियड में रहती है। कैमल होता है ये बहुत लंबे समय में जाके मैच्योर होता है, 3 से 4 साल, 37 से 48 महीने मतलब 3 से 4 साल में जाके मैच्योर होता है ऊंट, और 391 दिन तक पेट में बच्चे को रखता है। 391 दिन समझ रहे हो, 1 साल से भी ज्यादा गया, 1 साल में 365 दिन होते हैं, ये 391 दिन तक रखता है। सर ये तो बहुत ज्यादा हो गया, हाँ ये बहुत ज्यादा हो गया, 391 दिन, 1 साल और 1 महीने के करीब चला गया है, तो ठीक है। और 10 दिन का इसमें ओस्ट्रस साइकिल होता है और 3 से 5 दिन तक हीटिंग पीरियड होता है। शिवाइन मतलब क्या होता है, पिग की बात हो रही है, पिग शुअर की बात हो रही है, पिग शिवाइन। इसमें 8 से 10 महीने में मैच्योर होता है। 114 दिन का सबसे कम क्या है इसमें गेस्ट्रेशन पीरियड, 114 दिन में ही बच्चे को पेट में गर्भ में रखता है, और 21 दिन का भैंसों की तरह गाय की तरह 21 दिन का इसमें ओस्ट्रस साइकिल है। 1 से 5 दिन तक हीटिंग पीरियड रहता है। सबसे लंबा अगर गेस्ट्रेशन पीरियड पूछ लिया जाए तो वो किसका होता है, मैं पूछ रहा हूं तुमसे, सबसे लंबा गेस्ट्रेशन पीरियड किसमें पाया जाता है, तो कह देना। इनमें से तो किसमें कहोगे, कैमल में, पर सबसे ज्यादा एलिफेंट में होता है। 666 या 662 दिन का होता है, लगभग 2 साल, 2 साल से 1 महीना कुछ कम, 2 साल का लगभग गेस्ट्रेशन पीरियड होता है। एलिफेंट का सबसे लंबा गेस्ट्रेशन पीरियड है भाई, याद रखेंगे। दूसरे नंबर पे कैमल आता है, दूसरे नंबर पे कैमल, फिर बुफेलो, गाऊ ये आने लगते हैं, ठीक है भाई। तो याद रख लोगे। तो यहाँ पे ये लेक्चर लगभग कंप्लीट होगा। फिर भी मैं 1-2 स्टार लाइनें मैं मेरी तरफ से बता रहा हूँ जो मेरे को लगता है इस साल आ सकती है, तो मैं लिख के दे रहा हूं तुम्हें। एक काऊ है जिसका नाम है रोजी, रोजी काऊ है, हाँ सर रोजी काऊ है, ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक लिख लो स्टार लगा के। फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ, ट्रांसजेनिक क्या होता है, जीन से बनाई गई, इसमें अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन का जीन डाला गया है और इसके दूध में वो एंटीबॉडी, वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन निकलने लगी, 2.4 ग्राम पर लीटर दूध में आने लगी। इसके अंदर एक जीन डाल दिया गया, उस जीन की वजह, फर्स्ट ट्रांसजेनिक एनिमल है ये, ट्रांसजेनिक एनिमल। वैसे एनिमल तो काऊ है, फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है, ट्रांसजेनिक एनिमल तो चूहे को बनाया था उन्होंने पहला, तो ठीक है। ऐसे ही जो फर्स्ट कोलोन बनाया गया है, वो फर्स्ट कोलोन बनाया गया था वो डोली का बनाया गया था। डोली नाम की एक शिप थी जिसका कोलोन पहली बार बनाया गया था। ये 2 बातें याद रखें, डोली का कोलोन सबसे पहले बनाया गया था, और रोजी काऊ है वो फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है जिसके अंदर अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन, अल्फा लैक्ट एल्ब्यूमिन को के जीन को इंट्रोड्यूस किया गया। अभी ये जो प्रोटीन होती है, एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन है, इसके दूध में 2.4 ग्राम पर लीटर निकलने लगी है।
ठीक है। तो ये जो लैक्ट एल्ब्यूमिन नाम की प्रोटीन होती है, बच्चों के न्यू बॉर्न बेबी के लिए बहुत ज्यादा इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। जैसे कि बच्चे के लिए माँ का दूध कोलेस्ट्रॉल जरूरी होता है ना, वैसे ही ये दूध पिला दिया जाए तो ये उस कमी को भी पूरा कर देता है, इतना न्यूट्रिएंट रिच होता है। समझ में आया? जीन ट्रांसफर से बनी हुई गाय को ट्रांसजेनिक काऊ कहा गया है, रोजी फर्स्ट ट्रांसजेनिक काऊ है। तो ये एक मैंने वैसे ही इंपॉर्टेंट बात लगी वो बता दी, ठीक है। तो पढ़ते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट। जम के पेपर फोड़ के आएंगे, मेरा बच्चा हर एक क्वेश्चन ठीक करके आएगा, कोई भी क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता, मैं लेता हूं गारंटी यार। घबराना नहीं, एक तो घबराएगा नहीं पेपर देते वक्त, ना आए बिना घबराहट के जो आंसर मन में आए वही टिक कर देना। पहली बार में जो क्वेश्चन का आंसर सोच लिया वो ठीक ही होगा, गलत नहीं हो सकता। अगर तुमने झिझक से चेंज करने की कोशिश करी तो तुम्हारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पहली बार माइंड जो बोलता है वो सही बोलेगा और उसी को करके आना है, ठीक है। मिलते हैं पेपर के बाद पेपर डिस्कशन में, ठीक है भाई। ऑल द वेरी बेस्ट। और पेपर करते ही आते ही मेरे पास मैसेज करोगे सारे के सारे बच्चे कैसा पेपर हो, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं। गुरु किसी का खराब हो जाए क्या है, लाइफ बहुत बड़ी है यार, कुछ भी कर सकते हो, फिर से कर सकते हो, आगे भी कर सकते हो। और वैसे तुम अच्छा ही करके आओगे, मेरे को लगता है तुम्हारा सिलेक्शन होगा, 100% होगा, ठीक है भाई। पढ़ते रहें, मिलते हैं पेपर के बाद। ऑल द वेरी बेस्ट।